अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो का टॉपिक है म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी यार, बहुत से लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि यार आप स्टॉक मार्केट तो बनाते रहते हो, हमें एक म्यूचुअल फंड्स की भी आप वीडियो बना दें। ठीक है, पहले आपने समझना है व्हाट इज म्यूचुअल फंड्स, होता क्या है। जब आप फेसबुक में किसी को ऐड करते हैं ना, मैंने एक लड़के को ऐड किया जिसका नाम है आसिम। ठीक है, उस वो फ्रेंड है मेरा। ठीक है, मेरा एक और दोस्त है जिसका नाम है अली। अली ने भी आसिम को ऐड कर लिया। अब अली और फरसान का जो एक कॉमन फ्रेंड हो गया वो आसिम है। तो हम तीनों का एक म्यूचुअल ग्रुप बन गया। ठीक है, तो इसी तरह म्यूचुअल फंड भी यही होता है कि आप म्यूचुअली इन्वेस्ट करते हैं पैसा टुगेदर। ठीक है, इसको मैं ऐसे एक मिसाल से समझाता हूँ। ये कप है, इसमें मैंने हर चीज़ की चॉकलेट्स डाली हूँ। ठीक है, ये मेरा पैसा है, ये आसिम का पैसा है और ये अली का पैसा है। ठीक है, समझ आ रही है या मुश्किल लग रहा है? तो होता क्या है, हम सारे ना मिल के इस कप में डाल देते हैं पैसा। अली ने पैसा डाल दिया, फरसान ने पैसा डाल दिया, आसिम ने पैसा डाल दिया। ठीक है, ये पूरा जो एक बकेट है ना, ये जो पूरा एक बकेट है, इसको कहते हैं एएमसी, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज। वो क्या करेंगे, इस पैसे को अब इन्वेस्ट करेंगे स्टॉक मार्केट में, या ये इन्वेस्ट करेंगे शरिया कंप्लाइंट स्टॉक्स में, या ये इन्वेस्ट करेंगी बॉन्ड्स में, या ये इन्वेस्ट करेंगी दो तीन और चीजें, वो आगे आपको मैं दिखाऊंगा। वो क्या करेंगी, वो पर डे पर मंथ पर ईयर के हिसाब से पैसे कमाएंगे। ठीक है, मेरा पैसा जब भी मुझे किसी टाइम भी चाहिए होगा, तो मेरी जो चॉकलेट थी वो हर चीज की ये लाइट गोल्डन वाली, वो कहेंगे अच्छा फरसान आपके पैसे चाहिए, ये ले आपके पैसे। थोड़ी सी फीस कटेगी लेकिन वो पैसे मुझे मिल जाएंगे। अली कहता है मुझे चाहिए नहीं, मेरे घर में अचानक पैसे की जरूरत पड़ गई, वो भी अपना पैसा निकाल लेगा। लेकिन आसिम जो है ना, आसिम वो उसके बाबा अमीर होते हैं, वो पैसे अपने उधर ही रखते हैं। ठीक है, 5 साल बाद क्या होता है, आसिम के पैसे जो 1 लाख होता था वो बन जाते हैं 5 लाख के करीब। ठीक है, फरसान ने क्योंकि 1 साल में पैसे एग्जिट कर लिए थे, तो फरसान का 1 लाख से 1.5 लाख के करीब पैसा बना होगा। अली ने 2 सालों तक मैक्सिमम होल्ड किया तो उसके 2 लाख के करीब पैसे बने। तो अली और फरसान तो पीछे रह गए, लेकिन आसिम जो था, आसिम ये वाला, तो यहाँ से समझ गया गेम म्यूचुअल फंड की। उसने कहा भाईजान म्यूचुअल फंड जैसी मजे की चीज ही कोई नहीं है। तो द विनर इज आसिम इधर। उसने म्यूचुअल फंड में पैसा डाला और वो पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करता रहा। मतलब कि वो इस तरह की चॉकलेट्स जमा करके डालता रहा, उस पर जो सैलरी से उसने 5% या 10% या 15% सेव करता था ना, जिसका मैं भी अपनी सैलरी से 10,000 साइड भी करता था। मैं तो कमेटी डालता था, लेकिन वो कमेटी भी वैसे मुझे नुकसान ही लिया सकता था, फायदा भी था नुकसान भी था। मैं अगर 10,000 किसी म्यूचुअल फंड में डालता तो वो मेरा री इन्वेस्ट होता डिविडेंड वाली साइड से, और डिविडेंड से मुझे वापस मेरे अकाउंट में एड अप हो जाता, ड्रिप हो जाता, डिविडेंड री इन्वेस्टमेंट होता है। वो म्यूचुअल फंड इसमें खेलते हैं मार्केट में, वो डिविडेंड स्टॉक में पैसे डालते हैं, वो आपके पैसे को एड अप करते जाते हैं, और वो आपको लाइव आपके ना मोबाइल ऐप पे ऐसे करके नजर आ रहा था, अच्छा जी कितना पैसा अप हो रहा है। तो यूं म्यूचुअल फंड्स क्या करते हैं, खेलते हैं मार्केट के अंदर। और इनका बड़ा मजे का सीन होता है, ये क्या करते हैं, स्टार्ट ऑफ द मंथ इकट्ठे डालते हैं पैसा, और लास्ट डेट बिफोर द नेक्स्ट मंथ एग्जिट मारते हैं स्टॉक मार्केट से। तो मार्केट बड़ी गंदी गिरती भी है इनकी वजह से, क्योंकि ये लोग बहुत मजे का खेलते हैं मार्केट में। तो मैंने ये इस तरह हर चीज की चॉकलेट से मिसाल दी। आप कह रहे हो यार इतना चॉकलेट काफी है, वैसे बहुत ज्यादा चॉकलेट है मेरे पास। अगर अभी भी समझ नहीं है तो मैं एक और सिर्फ मिसाल देकर समझा देता हूँ। होता क्या है, ये फरसान है। ठीक है, ये फरसान के 1 लाख रुपया। ठीक है, ये आमना के पैसे हैं। ठीक है, आमना ने 2 लाख डाल दिए। अब फरसान का 1 लाख ये पड़ा हुआ है, आमना के 2 लाख ये पड़े, ये सारे इकट्ठे हो गए। और ये एक ऐसी टीएमसी कंपनी है, ठीक है, जिसने इतना ज्यादा पैसा जमा कर लिया है कि ये पर मंथ के हिसाब से आपको 1.5 रुपया का प्रॉफिट दे रही है। ठीक है, और 1 साल के हिसाब से ये 12% दे रही है। तो हर बंदे को उसके हिसाब से पैसे मिलेंगे, और ये हम सबके पैसे चल रहे हैं इसके अंदर। और हम ट्रस्ट करते हैं इस कंपनी पे, एएमसी पे, म्यूचुअल फंड की कंपनी पे। ये मिजान ग्रुप का कोई है जो हमें ट्रस्ट करते हैं, और ये शरिया भी है, इस्लामिक और हलाल है। हम इसको दे रहे हैं और ये इन्वेस्ट कर रहा है, हमारे री इन्वेस्ट कर रहा है पैसे। हमने एक साइन कर दिया कि भाई तूने पैसा नहीं निकालना, उधर ही पड़ा रहना, और री इन्वेस्ट करता है हमारे पैसे को। उससे फायदा क्या होगा, हमारा पैसा बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। कोई हमसे कल को पूछता है जी बेटा आपने पैसे कितने जोड़े, अंकल पैसे बहुत ज्यादा जोड़े हैं। या कोई कहता है बेटा कोई सेविंग वगैरह है, हाँ जी अंकल ये देखें सेविंग्स। मोबाइल नहीं समझ आई, अंकल ये देखें मोबाइल ऐप खोले, ये देखें। ओ बेटा, उन्हें दाया पता नहीं इतना पैसा कहाँ से आ रहा है भाईजान, वो सेविंग कर रहे हैं हम। तो वो ये म्यूचुअल फंड की सेविंग है। ये नॉर्मली लोग करते कौन से हैं, जिन लोगों को स्टॉक मार्केट के अलिफ बे नहीं पता ना, वो लोग इस तरफ आ जाते हैं कि यार मैं 1 लाख रुपए ना डाल देता हूँ, वो बढ़ते जाएंगे मेरे पैसे। या वो क्या करते हैं, हर मंथ के हिसाब से 5-5 हज़ार रुपए डालते जाते हैं। या वो ये करते हैं कि अपनी सैलरी का कुछ हिस्सा काट करके इसमें डाल देते हैं। इट्स लाइक पौधे को रोज पानी देते रहते हैं, और वो एक टाइम पे पौधा इतना हैवी ग्रो कर जाता है कि बंदा कहता है ओए होए हो यार ये तो छा गया। फिर वो जो नहीं होता अर्ली रिटायरमेंट, हर बंदे की ख्वाहिश है, मेरे जैसे बंदे की भी ख्वाहिश है कि 40 तक रिटायर होना है और घर में फैमिली को टाइम देना और खुशी से रहना है। आई रियली डोंट वांट कि मैं जॉब करूं रेगुलर हूं, मैं ख्वार हूँ, बॉस के डंडे खुआरी, छुट्टी नहीं मिल रही, इधर नहीं जाना, जल्दी सुबह ऑफिस के लिए उठना। आई डोंट लाइक दिस। किसी का दिल नहीं करता यार, आराम की जिंदगी सबका गुजारने की ख्वाहिश है, अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलने का दिल करता है। वी रियली डोंट वांट कि हम लोग काम पे रोज जाएं, ख्वारी, वरना
वो सरदर्दी है ना, उससे बचने के लिए, और इन्फ्लेशन को बीट करना है, वो हम सबका टारगेट है। तो ये म्यूचुअल फंड्स की कहानी यही है। तो आपको इसमें मैं बहुत कुछ बताऊँगा। इसमें मैं आपको ये भी बताऊँगा कि आपने कैसे स्मार्टली इन्वेस्ट करना है, और कॉमन मिस्टेक्स जो हम सब करते हैं वो नहीं करनी, ठीक है? मैंने भी इसमें भी इन्वेस्ट करना है गुज़र, तो मैं आपको फिर भी गाइड करूँगा कि कौन से इस वक़्त मैंने पूरी रिसर्च की है। मुझे इस पे 2 हफ्ते लगे रिसर्च करने, तभी मेरी वीडियो जो लॉन्ग थी ना वो बहुत लेट हो गई थी। एक ये रीज़न थी, दूसरी रीज़न ये भी थी कि मैं दुनिया में नहीं आ रहा था। मैं पेरिस में बैठा हुआ था, ठीक है? पेरिस में वापस दुनिया में जब आऊँगा तब तक मैं करूँगा। तो अब मैं आ तो गया हूँ, तो लेट्स स्टार्ट दिस। तो मैं इसमें अल्टीमेट गाइड टू म्यूचुअल फंड्स भी बताऊँगा, और मैं ये भी बताऊँगा कि आपने 12 से 16% मिनिमम अपना सेफली बचाते रहेंगे, ठीक है? वो स्टेप बाय स्टेप गाइड है, वो आपको नज़र आ जाएगा। और हमारा सबका जो मेन टारगेट है वो ये है, बीट इन्फ्लेशन। ये जो इन्फ्लेशन है ना, ये सबसे खतरनाक चीज़ होती है। अब हम लोग पाकिस्तान की एक और मैं मिसाल देता हूँ। आप जब जॉब स्टार्ट होती है ना, तो आपके वालिदैन आपको ये एक एडवाइस देते होंगे, बेटा या तो पैसा सोना में डाल ले, या पैसा डॉलर में डाल ले, या पैसा गोल्ड में डाल ले, ठीक है? आपने ना इससे बच के रहना है। आपने $100 के पीछे नहीं भागना। आपने $1 के वैसे है तो ये $1 का नोट, आप इस डॉलर के नोट से बचना है, ठीक है? एक टाइम ऐसा था कि डॉलर की वैल्यू बहुत ऊपर जा रही थी, ठीक है? आपने डॉलर के पीछे अब नहीं भागना। डॉलर, आई नो इट्स अबाउट टू गो डाउन इंशाल्लाह, बिकॉज़ अब जो हुकूमत पाकिस्तान है, ही इज़ ट्राइंग इट्स बेस्ट टू कंट्रोल डॉलर। फिलहाल 283 का पाकिस्तान का डॉलर, अब ये नीचे जाके 275 प्रोजेक्टेड अमाउंट आ रही है। सारे के डॉलर का कंट्रोल कैसे किया? तो डॉलर का कंट्रोल इन्होंने ऐसे किया कि एक टाइम ऐसा था कि अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान से डॉलर जाता था अफ़गानिस्तान तक, ठीक है? और अफ़गानिस्तान में अच्छा खासा बिज़नेस, हुंडी का बिज़नेस चलता था, ठीक है? क्योंकि अफ़गानिस्तान में डॉलर और उसका एक तो कन्वर्जन रेट कम था, उसकी वजह से फ़ायदा जो होता था ना, अफ़गानियों को होता था। अफ़गानी क्या करते थे, पाकिस्तानी से कहते थे डॉलर दो, और वो बाहर भेजते थे, और उनसे बिज़नेस और सेटिंग्स इस तरह की होती थी। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी आर्मी के साथ मिल के इस चीज़ को रोका और डॉलर को कंट्रोल किया। इधर मैं थोड़ी-सी इमरान खान की एक बात करूँगा। इमरान खान की हुकूमत में एक गलती की हुई थी। गलती क्या हुई थी, आई डोंट नो, इन्होंने जानबूझ के किया था कि नहीं। इन्होंने डॉलर को बढ़ने दिया था, और उससे नुकसान पाकिस्तानी इकोनॉमी को हुआ था। फ़ायदा किस चीज़ को हुआ था? फ़ायदा आपके प्रॉपर्टी सेक्टर को बहुत ज़्यादा हुआ था। गाड़ियों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। जो चीज़ मतलब बाहर से आई उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। गाड़ियाँ सबसे ज़्यादा आती हैं बाहर से, उसको फ़ायदा हुआ। प्रॉपर्टी को क्यों फ़ायदा हुआ? क्योंकि अब आपका जो बाहर से पैसा आ रहा है उसके हिसाब से सीमेंट और वो जो बाकी चीज़ों का इम्पोर्ट है उसका रेट बढ़ गया, तो वो फ़ायदा दे गया। तो लोग क्या करते थे, डॉलर जमा करते रहते थे। मैं अगर इस तरह की धत्तियाँ जमा कर लूँ ना, मुझे कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैं ये धत्ती की जगह मैं क्या करूँगा, अपना पैसा किसी डिजिटल एसेट में डालूँगा, और वो विद टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा। आप कह रहे होंगे, यार ये बंदा क्या कर रहा है? यार ये धत्तियाँ मैंने सिर्फ़ दिखाने के लिए वीडियो में रखी हैं, किसी के पैसे मेरे अपने जाते नहीं है, ठीक है? मैं आपको सिर्फ़ ये मिसाल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपने हमेशा ये करना है कि अपना पैसा किसी डिजिटल एसेट में डालना है। आपने अब ये ऐसा-ऐसा ना, इन चीज़ों की वैल्यू गिरती जा रही है। डिजिटल एसेट तो ये है, स्टॉक मार्केट हो गया, जिसमें आप म्यूचुअल फंड्स में हैं। म्यूचुअल फंड्स यही करते हैं, वो आपके इक्विटी बॉन्ड्स हो गए, गवर्नमेंट बॉन्ड्स हो गए, टी-बिल्स हो गए, इनमें पैसा डाल देते हैं। सेकंड थिंग, गोल्ड में। गोल्ड का एक सबसे बड़ा मसला ये है, गोल्ड जो है ना, एक पोज़ीशन से दूसरी पोज़ीशन चला तो जाता है, लेकिन गोल्ड का नुकसान ये है, गोल्ड बहुत स्लो ग्रो करता है। ठीक है? आप गोल्ड से आपको कोई डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है? गोल्ड आपका एक पड़ा रहेगा, ये मेरा गोल्ड है जी, पड़ा हुआ है। हाँ, वैल्यू बढ़ रही है, तो मुझे फ़ायदा नहीं हो रहा ना, मुझे मंथली इनकम नहीं आ रही गोल्ड से, तो मैं गोल्ड के बड़ा खिलाफ था। एक आप डॉलर से दूर रहें, एक आप गोल्ड से दूर रहें, ये 2 चीज़ें। तीसरा प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी इज़ द स्लोएस्ट राइज़िंग थिंग, ठीक है? 2021 से लेके 2020 से लेके, सॉरी, 2020 से लेके 2022 तक मैं कह सकता हूँ, 3 इयर्स में बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टी में बूम आया था, और इसमें इमरान खान का बहुत बड़ा किरदार है। उसने क्या किया था कि कहा था सट्टा लगाओ प्रॉपर्टी में, प्रॉपर्टी को उठाता। अच्छा, प्रॉपर्टी जब उठी थी तो नुकसान हुआ था आपकी स्टॉक मार्केट में, ठीक है? स्टॉक मार्केट गिर गई थी, प्रॉपर्टी उठ गई थी। ये हमेशा इन्वर्स चलते हैं, याद रखना। स्टॉक ऊपर, प्रॉपर्टी नीचे। आजकल आप नोट करोगे प्रॉपर्टी डाउन है, स्टॉक मार्केट ऊपर है। एक टाइम ऐसा आएगा कि प्रॉपर्टी वापस ऊपर जाएगी तो स्टॉक मार्केट डाउन हो जाएगा। और ये लिंक है इन उसके साथ, आपके शरह सूद के साथ। शरह सूद अब इस वक़्त 11% हो गई। इमरान खान के दौर पे ये शरह सूद जो थी 22% थी। ये मतलब अगर आपने बैंक से लोन लिया ना ₹1000 तो आपको फिर 22% का रिटर्न देना पड़ेगा, साथ एक्स्ट्रा, मतलब ₹220 ऐड करके देने पड़ेंगे। ये सिर्फ ₹1000 की मिसाल है, सच में। आप 1 लाख से करो तो 22% करो, बहुत ज़्यादा अमाउंट बन जाती है। तो इसलिए ये इनवर्स रिलेशन है। तो आपने म्यूचुअल्स में ये जो गेम है, मैं आपको थोड़ी बैकग्राउंड स्टोरी इसलिए समझा रहा हूँ कि जो घर वाले आपको हमेशा समझाते हैं ना कि बेटा प्रॉपर्टी में या तो पैसा डाल लो, ज़मीन ले लो, या कोई फ्लैट ले लो रेंट पे, या वो कहते हैं गोल्ड लेके रख लो, या वो कहते हैं कि डॉलर लेके रख लो। मैं यही कहूँगा कि ये जो धतिया है ना, इनका कोई फ़ायदा नहीं है। इन द एंड द वर्ल्ड इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल। अब हर बंदा क्रिप्टो, डिजिटल इस तरफ चल पड़ा है। क्योंकि मैं मानता हूँ ये एक और टॉपिक भी आ सकता है, इल्यूमिनाटी वाला टॉपिक भी आता है, लेकिन मैं इधर नहीं डालूँगा। ये वन वर्ल्ड ऑर्डर वाली कहानी यहाँ पे आ सकती है, लेकिन एवरीबॉडी इज़ मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल नाउ, ठीक है? तो आपने भी डिजिटल चलना है अब। ऐसे-ऐसा ये पेपर मनी की ना वैल्यू कम होती जा रही है। पेपर मनी से नुकसान होता है, आपकी इन्फ्लेशन बढ़ती कैसे बढ़ती है? ये ₹5-5 का नोट है, ठीक है? एक पॉइंट ऐसा आएगा कि ये इसकी वैल्यू इस तरह
कॉमन हो जाएगी जब ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो जाएँगे। एक जो वैल्यू होती है ना जिसमें ये चीज़ है, ये रेयरली मिलती है, ठीक है? जब ये बहुत ज़्यादा कॉमनली अवेलेबल हो जाएगी तो इसकी वैल्यू गिर जाएगी। तो ये ज़रा मैंने कहा टॉपिक समझा दूँ, फिर मैं म्यूचुअल में एक फ्लो में चलता हूँ। इससे आपने इन्फ्लेशन को बीट करना है। तो ये इन्फ्लेशन से लिंक था सारा, जो मैंने एक डिस्कशन की, थोड़ी स्पीड में समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर ये मैंने कहा ज़रा आपको दिमाग खोल जाए, फिर आगे चलते हैं। ये है इन्वेस्टर, ये बार-बार समझा रहा हूँ ना, ये हम सारे चॉकलेट्स हैं, छोटी-छोटी चॉकलेट हम जमा हो गए हैं, ठीक है? अब ये सारे इन्वेस्टर इकट्ठे हुए, ये पूल मनी हमारी, ये जो पूल मनी होगी, ठीक है? ये हमने दे दिया इस कप को, ऑलरेडी एक ये इस कप को दे दिया, ठीक है? ये कप जो है ना, ये है फंड मैनेजर। अब ये जो कप है ना, ये जो मेरा कप है, ये क्या करेगा? ये इन्वेस्ट करेगा पोर्टफोलियो में। पोर्टफोलियो मतलब स्टॉक मार्केट में। इसने आज सोचो इन्वेस्ट कर दिया यूबीएल के स्टॉक में, यूबीएल, ठीक है? इसने क्या किया, यूबीएल ने 8 रुपए डिविडेंड दिया, उस पे इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है? अब यूबीएल की प्राइस उस टाइम थी जब इसने 8 रुपए डिविडेंड दिया, तो इस टाइम थी 330, और इस इन्वेस्टर के पास जो पैसा था, इट वाज़ अराउंड 35 लाख रुपया, सबका जो मिला के। तो उसने 3,30,000 का यूबीएल उठा के रख लिया। अब हुआ क्या है कि यूबीएल ने जब लास्ट डे बिफोर एक्सपी हुआ तो 373 हुआ, तो उसने 375 तक, या 373 या 375 कह लो, 375 कह लो, उसने क्या किया, इस कपल मैनेजर ने, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक सेल भी किया 50%, और 50% इसने डिविडेंड भी खा लिया। वो जो मैं आपको डिविडेंड आर्बिट्रेज समझाता रहता था ना, सॉरी, वो इस तरह ही फंड मैनेजर्स खेलते हैं। वो क्या करते हैं, 50% डिविडेंड खा लेते हैं, 50% वो सेल करके मजे करते हैं। उससे ये होता है कि आपका अच्छा खासा जो है ना पैसा इनके वापस पूल में आ जाता है, और वो पैसा क्या करते हैं, ये इकट्ठा करके वापस रिटर्न आपके अकाउंट पे जमा हो जाता है, और वो री पे बैक करते हैं इन्वेस्टर को। अब मुझ जैसा इन्वेस्टर के यार नहीं, मुझे मेरा पैसा वापस नहीं है, तो मेरे पास अगर डिविडेंड जो था और वो जो कैपिटल गेन आया, अब एक होता है ना डिविडेंड आ गया ना, ये जो 50% डिविडेंड आ गया और 50% सीजी कैपिटल गेन मेरा आ गया, वो इकट्ठा होके इधर आ गया। अब मैं कहता नहीं मुझे वापस चाहिए पैसा, तो मैं रिक्वेस्ट डालूंगा, उसमें से थोड़ी सी फीस कटौती होती है, आई थिंक, आई डोंट नो, 2.5% होती है, कितनी होती है वो शायद मैंने आगे मेंशन भी की हुई है, तो वो उसके हिसाब से फीस कटेगी थोड़ी सी, और वो मुझे पैसे मेरे वापस मिल जाएंगे। तो इस तरह ये एक सर्कल चलता रहता है, ये पूरा एक सर्कल राउंड राउंड चलता रहता है। आई समझ? ये तो मैंने आपको एक यूबीएल के स्टॉक की मिसाल दी, जिसने डिविडेंड दिया, और तो ये फंड मैनेजर ने क्या किया, उसमें इन्वेस्ट किया और वो रिटर्न हुआ, जनरेट किया, री इन्वेस्ट किया, वो सर्कल घूमता रहेगा कि वो आपके पैसे से री इन्वेस्ट करता है और सब कुछ देखता है वो। अच्छा, अब सवाल ये आता है कि जी म्यूचुअल फंड में क्यों इन्वेस्ट करें, और ये साल है सन 2025, जब स्टॉक मार्केट भी ऊपर जा रही है, इन्फ्लेशन के मुकाबले में स्टॉक मार्केट भी बहुत ऊपर जा रही है, तो मुकाबला बड़ा टफ है दोनों का, बराबर भी ऊपर जा रही है, ठीक है? इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बहुत ऊपर जा रही है साथ साथ। तो यहाँ पे मैंने इसका जवाब भी दिया हुआ है कि क्यों हम लोग इन्वेस्ट करें, यहाँ पे ना वाई म्यूचुअल फंड्स इन 2025। तो इसमें एसईसीपी का एक न्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल है जो सन 2024 में, ये आप कहीं पे जाके गूगल में लिखना, ये वाली स्टेटमेंट लिखना, ये आपको मिल जाएगा इसका। यार एक मिनट, एसईसीपी's न्यू इन्वेस्टर प्रोटेक्शन रूल, उन्होंने काफी कहा कि आपके पैसे हम संभालेंगे, आपके पैसे कहीं स्कैम में नहीं जाते। तो वो एक 2024 के रिफॉर्म है, उसको लाजमी आप रीड आउट करना, गूगल पे लिखे हुए हैं सारे, तो आपके पैसे बच जाएंगे। एक चीज, दूसरी चीज, अब आजकल का जमाना ऐसा आ गया कि हर बंदे को होता है कि हम सिप करें। सिप जो होता है वो, उसका मतलब होता है कि एक सिस्टमेटिक वे से आप इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो तैयार करते हैं, और वो आपका पैसा जो है बिल्डअप होता है विद टाइम पीरियड, ठीक है? तो वो आजकल डिजिटल, मैं बार बार बोल रहा हूँ, डिजिटल बहुत आजकल इंपॉर्टेंट होता जा रहा है। हर बंदा जो है नोट की तरफ नहीं भाग रहा, हर बंदा जो है डिजिटल एप्स के थ्रू पैसे कमाना चाह रहा है। बिटकॉइन हो गया, क्रिप्टो करेंसी हो गया, म्यूचुअल फंड्स हो गया। हर बंदा कहता है कि मैं रोज अपनी सैलरी से कोई, या मेरी सेविंग से मैं 1,000 रुपए डालूं और मैं पैसे अर्न करता रहूं, मेरे जो है 1,000 रुपए कल को 3,000 भी हो सकते हैं, 1,500 भी हो सकते हैं, तो वो एड अप होते जाएंगे। तो एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर दिस थिंग नाउ, कि जेब में पैसे के बजाय आपके मोबाइल ऐप के अंदर पैसा पड़ा हुआ है, बिकॉज द वर्ल्ड इज रनिंग टूवर्ड्स ये जो चीज है डिजिटल, इधर भाग रही है। फिर एक और सवाल आता है कि जी अब हमें हलाल पे रहना, तो वो इस्लामिक फंड है। इस्लामिक फंड में बहुत हैवी किस्म का बूम आया है, और आपने नोट किया होगा कि मुद्राबाज जो स्टॉक है, यहाँ पे मैं दिखा भी देता हूँ, स्टॉक मार्केट में ना, ये इधर एक स्टॉक है। अब आप यहाँ पे अगर स्टॉक मार्केट में जाए ना, तो ये वेबसाइट है dps.psx.com.bk। मैं बार बार इसको लिंक करूंगा स्टॉक मार्केट के साथ, क्योंकि ये सबसे ज्यादा लिंक्ड है चीज विद स्टॉक मार्केट, क्योंकि प्लेयर जो होता है ना, प्लेयर के साथ एक म्यूचुअल जो होता है, वो ये म्यूचुअल भी एक प्लेयर ही होता है, ठीक है? क्योंकि उसके पास एक बंडल ऑफ मनी होती है, वो इकट्ठा फिर एक इन्वेस्टमेंट करता है, तो एक स्टॉक की प्राइस बहुत जल्दी इंक्रीज कर सकता है वो। तो यहाँ पे अगर आप टॉप एक्टिव स्टॉक्स में देखें, तो आपको यहाँ पे एक स्टॉक नजर आएगा, ये WASL मोबिलिटी मुद्राबा। ये मुद्राबा जितने भी होंगे ना, ये इस्लामिक फंड्स हैं, ये लिहाज से इस्लामिक बैंक्स की तरह ही होते हैं, ठीक है? इस स्टॉक पे अगर आप जाए ना, तो ये भी एक बहुत जल्दी इंक्रीज की है। तो अब आप इस्लामिक स्टॉक्स में से यहाँ अंदाजा लगा लें कि इस्लामिक स्टॉक्स तेजी से बढ़ रहे हैं, जितने भी मुद्राबाद है वो लिंक है इस्लामिक स्टॉक के साथ। मतलब कि इनका सीन ये होता है कि अगर आप इसे जो उधार लेना, तो हम लोग क्या करते
करते हैं कि उसी को रिटर्न करते हैं विदाउट इंटरेस्ट। हम नॉर्मल इंसान ऐसे करता है। बैंक क्या करता है, वो कहता है जी इंटरेस्ट लूंगा मैं 12% या 11%, जो आजकल पाकिस्तानी शरह सूद चल रही है। और दूसरा आपका क्या नाम है भाई, तो लोडिंग होता रहेगा। अच्छा, दूसरा जो आपका है एक और, जो बैंक इंटरेस्ट लेगा, आम बंदा क्या है वो इंटरेस्ट लेगा, वो उतने ही पैसे देगा लेकिन वो टाइम एक्सटेंड कर देगा। जो होता है आपका मुद्राबात, वो क्या करते हैं, वो एक सुकूक रख लेते हैं। वो कहते हैं जी अच्छा आप एक इसकी बेस पे ना अपनी कोई एक चीज हमें पकड़ा दें कि ये चीज अब हमारी होगी, आप पैसे ले लें। जब आप हमारे पैसे रिटर्न कर देंगे तो ये चीज आपकी, हम वापस आपको दे देंगे, ठीक है। इस तरह इनके लोग, इनकी डील्स होती हैं, ठीक है। तो वो ये मुद्राबाज ये इस तरह करते हैं, ये काफी मुद्राबाज है। इस पे मैंने कहा है कि मेरा इन फ्यूचर एक डिटेल वीडियो आ रही है, तो बी रेडी फॉर दैट, कि मैं बताऊंगा कौन सा बेस्ट मुद्राबा है। वो ट्राई पाक मुद्राबाज मेरी तरफ से इस वक्त अच्छा है, मैं बेस्ट नहीं कहूंगा, अच्छा है। और भी बहुत ज्यादा मुद्राबाज है, इनकी प्राइस ना अभी 10 से नीचे, जितने भी है ना वो 10 से नीचे हैं। ये देखिए, ये अभी कितना था, 1.9 है। तो ये हुआ गया, शूट किया यार, बड़ा मजे का शूट किया इसने। 27 को 2 है, 2.5 और गया 4 पे। और अब ये खतरनाक पॉइंट पे आ गया 4.7 पे। तो ये मुद्राबा जितने भी इस्लामिक हैं, ठीक है, मैं ज्यादा स्टॉक्स में नहीं जा रहा, मैं इधर ही रहूंगा, म्यूचुअल टेंशन ना लो। अच्छा, अब म्यूचुअल को समझने के लिए ना आपने क्या करना है, इसको ऐसा समझना है कि एक टैक्सी है, ठीक है। अब जब मैं अपने दोस्तों के साथ एयरपोर्ट जाता था तो मैं क्या करता था उस टाइम, हम लोग ना सारे दोस्त, एक गाड़ी होती थी, ऑल्टो होती थी, उसमें सारे दोस्त मिलके बैठ जाते थे। और वो एक कुर्सी के पैसे लेते थे, मतलब कि अगर उसका दोस्त का जो पेट्रोल लग रहा है वो 7,500 एक मंथली, एक रफ से बता रहा हूँ अमाउंट लग रहा है, तो हम क्या करते थे, हम 4 दोस्त इसको डिवाइड करते थे, और जो होता था उसके हिसाब से 1200 पर पर्सन। ये मुझे मैथ्स यहाँ पे गलत है वैसे बता रहा हूँ, पर पर्सन पैसे देता था। तो ये सेम इसी तरह ही है कि हम एक कुर्सी के पैसे दे रहे हैं, तो वी आर द पार्ट ऑफ द म्यूचुअल। हम एक म्यूचुअल ही हैं लेकिन हम 1200 देंगे, कल जो हमारा म्यूचुअल बनेगा, वो जो म्यूचुअल है वो टोटल ये 7,500 पड़ेगा। यहाँ से मेरा बड़ा लंबा एरो फेंका इधर की तरफ समझाने के लिए। तो वो 7,500 जो उसका इकट्ठा है ना, वो एक बड़ी अमाउंट है। तभी मैं कहता हूँ म्यूचुअल जो है ना वो एक हैवी किस्म का प्लेयर है। तो आपने ये प्लेयर से देखना, ये एएमसी है। एएमसी मतलब एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरह ही है। ये आपके एसेट्स को मैनेज कर रहा है, ये आपके कुर्सी को मैनेज कर रही है। जो कुर्सी है बड़ी, यार छोटे बच्चों को समझाइए बात, ठीक है। वो आपकी कुर्सी को मैनेज कर रहा है और वो आपकी कुर्सी के हिसाब से देख रहा है कि आपकी कुर्सी कितनी है, मतलब आपके पैसों को मैनेज कर रहा है कि आप किस तरह डील करते हो स्टॉक्स के अंदर, और ये मुख्तलिफ बॉन्ड और टी बिल्स और ये गवर्नमेंट की जो है। अब वो यहाँ पे मैंने लिखा, अ प्रोफेशनल ड्राइवर फंड मैनेजर टेक्स यू टू योर डेस्टिनेशन फाइनेंशियल गोल। अब फाइनेंशियल गोल यही है हमारा कि हमने अर्ली रिटायर होना है, हमें एक अच्छा रिटर्न मिलता है, हमारी ये घर के जो बिजली का बिल, गैस का बिल, टेलीफोन का बिल, इंटरनेट का बिल, वो सारे बिल जो है ना, टेलीफोन वैसे आजकल बिल नहीं आता, आजकल तो और बिल आने लग गए। मेंटेनेंस चार्जेस जो बैरियर ऑन रहते हैं उनका यही होता होगा। तो वो सारा जो है हम रिकवर करें किसी तरह म्यूचुअल के थ्रू। उसका फिर मैंने आगे एक टेबल बनाया हुआ, तो वहाँ आपको दिखा भी दूंगा। तो मेरी एक वीडियो थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं उसकी यार बहुत तारीफ करता हूँ लेकिन उसमें काफ़ी स्लो समझा रहा हूँ इसके बारे में। 5 ग्रुप सीक्रेटली कंट्रोलिंग योर इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक्सपोर्ट। इसमें मैंने ना बताया था कि म्यूचुअल्स भी आपके स्टॉक मार्केट में कंट्रोल करते हैं, प्लेयर करता है, और पॉलिटिकल लीडर्स करते हैं। तो ये मैंने 5 ग्रुप्स का बताया था उसमें, ठीक है। फिप्पी लिप्पी भी करते हैं, ठीक है, फिप्पी और लिप्पी, तो ये पूरे 5 बन जाते हैं। ये लोग कंट्रोल करते हैं स्टॉक मार्केट में, ठीक है। तो अब ये जो है ना ड्राइवर, ये वो 5 ग्रुप्स में से एक ये ग्रुप है म्यूचुअल का। तो ये म्यूचुअल्स भी अक्सर मार्केट में कंट्रोल करते हैं। तो तब भी आपने नोट किया होगा स्टॉक मार्केट में एंड ऑफ द मंथ स्टॉक मार्केट एक गंदे टाइम पे आ गई थी, 29 जुलाई को 137 तक चली गई थी। तो इट वाज गोइंग रिवर्स के नीचे जा रही थी। फिर आगे चला, अगला वीक आने लग गया, 30 तक भी इंक्रीज करने लगी, और अब ये 145 तक जा रही है। मतलब अब म्यूचुअल में री इन्वेस्ट किया तो कट्ठा जो है उठना लग गया मार्केट का। यहाँ तक मतलब ये एक वो रोल ओवर वीक आ रहा था, और यहाँ पे म्यूचुअल की सेलिंग आ गई जिसकी वजह से मार्केट बहुत गंदी गिर गई थी। म्यूचुअल्स ये जो है ना हमारे, ये भाई साहब, ये वाले भाई साहब जो है ना, इन्होंने सेलिंग की थी म्यूचुअल्स ने। और एक रोल ओवर वीक आ गया तो वो फ्यूचर्स का था, वो मैंने बताया था कि आप फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स भी देख सकते हैं, उधर से आपको पता लग जाता है कि किस तरह स्टॉक मार्केट में क्रैशेस आते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ये लिखे हैं यार, ये वाले जो हैं, इनकी अलग दुनिया चल रही है अभी, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, फ्यूचर प्रेडिक्ट करते हैं मार्केट को, उसके हिसाब से इन्होंने पेमेंट वेन्यू अगर इनका ठीक हुआ नहीं हुआ तो वो एक, मैं सोच रहा हूँ कभी फ्यूचर मेरा, वैसे मेरा दिल नहीं करता है, थोड़ा एक लिहाज से हराम में आ जाता है। तो शायद मैं ना बनाऊँ लेकिन मैं शायद बना लूँ 50-50 इस बारे में। तो आप लोग मुझे खुद ही कमेंट बताएंगे फ्यूचर के बारे में, बताएंगे फ्यूचर ट्रेड्स कैसे करते हैं स्टॉक में। तो उसके हिसाब से ये लोग फ्यूचर में करते हैं, और उनकी जो पेमेंट्स होती है वो उन्हें लास्ट थर्सडे को पेमेंट क्लियर करनी होती है। तो वो सारा जो था ना इधर आके मलबा इधर फंस गया था इस तरफ, रोल ओवर वीक का एंड डेट आ गई थी जिसकी वजह से इन्होंने पेमेंट्स क्लियर करनी थी। एक ये था, फिर ये म्यूचुअल ने भी यहाँ पे सेलिंग करनी होती क्योंकि उन्होंने फिर अपने जो हम जैसे होते हैं मासूम बच्चे, उनको पैसे देने होते हैं, क्योंकि वो हर बंदे को होता है कि इस मंथ के एंड में कितने पैसे बना लिए, वो सेलिंग करते हैं उससे कि मार्केट गिर जाती है। अब जैसे ही मंथ का स्टार्ट आता है ना तो मार्केट एकदम से उठती है। ये देखना 141 तक गई है, 137 से मतलब 4,000 पॉइंट एकदम से इंक्रीज हुई। ये 137 थी और 141 तक क्लोज हुई है, और फिर ये इंक्रीज करती जाएगी। अब अभी
प्रिडिक्शन यही है कि ये 150 टू 100 तक जा सकती है, लेकिन बहुत ज़्यादा मैंने बोल दिया, 200 तक बहुत मुश्किल है। 175 मैक्सिमम जाएगी एंड ऑफ दिसंबर, ठीक है? प्रिडिक्शन है भाई, शायद मैं गलत भी हो जाऊँ। तो ये म्यूचुअल के साथ खेलते हैं। अब हमारा जो मेन मकसद है इस वीडियो में, हमें पता होना चाहिए कौन-कौन से म्यूचुअल हैं, ठीक है? आपको पता लगे एक ये म्यूचुअल आ गया, एक ये म्यूचुअल आ गया, ठीक है? एक ये म्यूचुअल आ गया आपका, 3 टाइप्स के हो गए, 1, 2, 3। अच्छा, सबसे पहला सवाल मैं करूँगा, जब भी आप छोटे से होते हैं, जब आप नया-नया बैंक अकाउंट खुलवाते हैं, तो बैंक वाला आपको ना, एक होता है मार्केटिंग मैनेजर, वो ना घेरता है आपको इधर से, फिक्स रिटर्न से, ठीक है? मैं वैसे उल्टा स्टार्ट हूँ, मुझे यहाँ से स्टार्ट होता है कि मैं यहाँ से पहले बताऊँगा। वो कहता है जी आप 50,000 डालें, आपको पर मंथ के हिसाब से ना मैं ₹1000 दूँगा, फिक्स रिटर्न है आपका, ठीक है? वो एक ट्रैप में फँसाता है आपको, ये ट्रैप होता है नॉर्मली, ये तो कोई भी कर सकता है, ठीक है? ये बैंक वाले अक्सर करते हैं, ये मुझे भी एक टाइम पे बहुत फँसाने की कोशिश की थी, आप ₹50,000 दें, 50K दें और आपको मैं 1K पर मंथ मिलता रहेगा, और ये इस तरह ये अभी एक स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है? फिर वो कहते हैं नहीं आप ₹1,00,000 दें, तो मैं आपको 1K के बजाय आपको 3,000 से लेके ₹7,000 भी दे सकता हूँ पर मंथ। तो ये अब मैं लालच में आ जाऊँगा यहाँ पे। फिर वो कहते हैं नहीं, नहीं अगर आप लाख के बजाय ₹2,00,000 दें, तो मैं आपको ₹11,000 दूँगा। फिर मैं कहता हूँ यार ये अब मज़ा आएगा, फिर मैं ₹2,00,000 कहीं से जमा करता हूँ, मैं आ जाता हूँ। ऐसा हो गया अगर आप ₹5,00,000 दें, तो मैं आपको पर मंथ के हिसाब से ₹15,000 दूँगा। मैं कहा यार ये भी फिट है, तो वो ट्रैप में फँसाते हैं, ये फिक्स रिटर्न होता है और ये मेरे ख़्याल से ये सूद है। ये बैंक क्या करता है, जो उसको इंटरेस्ट मिलता है उसके हिसाब से ये आपको इंटरेस्ट की जो पेमेंट होती है वो आपके बैंक में वापस ट्रांसफर करता है। वो आपका जो रिटर्न होता है ना, ये जो मैं लिख रहा हूँ 3,000, 15,000, 11,000, 2,000, वो इधर देता है। फिक्स रिटर्न ये फिक्स होता है, ये यही मिलना है, इससे ऊपर नीचे नहीं होगा। इसको अब बैंक ने काउंटर करने के लिए लो रिस्क और हाई रिस्क और मीडियम रिस्क ये उसके हिसाब से सेट कर दिया। फिर उन्होंने क्या किया, अब यहाँ पे शायद अगर कोई बैंकर देख रहा हो वीडियो तो वो मुझे गोली मार दे। उन्होंने क्या किया, मुफ्ती तकी उस्मानी के साथ बैठ के उन्होंने कहा जी आप कोई इस तरह का फतवा दें कि जी ये जो फिक्स रिटर्न लिखा है ये हलाल है, हराम है। क्योंकि पाकिस्तानी अवाम ना बहुत ज़्यादा हलाल लेना चाहती है, वैसे गुनाह सारी करेगी लेकिन यहाँ पे हलाल करना चाहती है, क्योंकि कल को अल्लाह ताला ने एक सवाल सबसे इंसानों से पूछना है कि माल कहाँ से कमाया, माल कहाँ से खर्चा। तो वो अगर हम कह फिक्स रिटर्न में डाला तो फिक्स रिटर्न तो फिर फिक्स होगी ना बात, वो हराम में चली जाती है। फिर मुफ्ती तकी उस्मानी के कुछ सफ़े पड़े हुए हैं, आप कभी बैंक में जाएँ तो उनके पीछे बड़े से चार्ट लगे होते हैं, वो मुफ्ती तकी उस्मानी की पिक्चर भी आ रही होती है कि जी ये फिक्स रिटर्न के बारे में उन्होंने बताया जी ये इस तरह कोई कंडीशन है जिसके वो बैंक जो है वो बिज़नेस में पैसे डालते हैं, वहाँ से कभी पैसा बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, तो ये हलाल है, हराम नहीं है। और वो फिर फिक्स रिटर्न से इसका एक अलग से नाम देता है, वो मुझे ज़हन से अभी नाम निकल गया है। तो वो कहते हैं कि ये रिटर्न है लेकिन फिक्स नहीं आएगा, इसमें आपको कभी ज़्यादा भी मिलेगा, कभी कम मिलेगा। तो बैंक कभी-कभार क्या करता है, वो जो इसको सूद में 12% की जगह आपको 10% के हिसाब दे देता है, कभी 9% दे देता है। तो ये फिक्स रिटर्न की कहानी है, ठीक है? मैं माज़रत करता हूँ अगर कोई बैंक वाला वीडियो देख रहा हो तो उसको गुस्सा भी आएगा कि यार ये क्यों गलत है, आप लोगों को गाइड कर, मैं गलत नहीं गाइड कर रहा, मैं सही गाइड कर रहा हूँ। आई एम जस्ट टेलिंग द पीपल के बी वेयर ऑफ दिस टाइप ऑफ, मेरी तरफ से ये स्कैम है, आपने इस स्कैम से बचना है। आप सूद के पैसे क्यों ले रहे हैं बैंक से? ठीक है। आई एम 110% श्योर इस पे काउंटर आर्गुमेंट हो सकता है कि आपकी सैलरी में भी कटौती होती है, बैंक की फीस होती है, बैंक बिल देता है, बैंक आपके पैसों का ख्याल रखता है और पता नहीं क्या-क्या। किसी दिन बैठ के पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे इस बारे में, ठीक है? तो मैं इसका भी काउंटर आर्गुमेंट कर सकता हूँ, लेकिन ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी क्योंकि मेरा मेन टॉपिक म्यूचुअल है भाई, मेरा ये टॉपिक नहीं है खाली फिक्स्ड रिटर्न्स क्या होते हैं, ठीक है? फिर आपकी बारी आती है मनी मार्केट फंड्स। इसके लिए मुख्तलिफ वेबसाइट हैं और वो मीज़ान कैश फंड्स है और गवर्नमेंट की टी बिल्स हैं। ये बड़ा लो रिस्क है, इसमें मतलब आपके पैसे सेव रहेंगे लेकिन आपको रिटर्न थोड़ा कम मिलेगा। और आपने गेम ऐसे खेलनी है कि लो रिस्क हाई रिटर्न, वो उसका मैंने आगे एक टेबल बनाया, वो आप देखेंगे तो आपको समझ भी आएगा। मैंने एक अच्छा होमवर्क किया आपके लिए, टेंशन ना लें। उसके बाद आता है इनकम फंड। अब आपने नोट किया होगा जब मैं बॉन्ड निकलता है तो पैसे निकलते हैं, वो जो बॉन्ड है ना, वो गवर्नमेंट के जो बॉन्ड है, वो क्या कहते हैं, पब्लिक से पैसा निकालने के लिए बॉन्ड में लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराती है, वो गवर्नमेंट के बॉन्ड आ जाते हैं। वो पब्लिक का जो पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है बॉन्ड्स रिलीज करता है और पब्लिक जो है फिर वो बॉन्ड्स लेती है, फिर जिसका बॉन्ड निकलता है उसके हिसाब से उसको पैसे मिलते हैं, ठीक है? वो इनकम फंड्स में इसको हम कंसिडर करते हैं। इसी तरह फिर आपका नेशनल बैंक गवर्नमेंट फंड्स भी यही है कहानी, इस तरह की चलाता है। और ये थोड़ा सा मीडियम रिस्क है, इसमें निकला तो ठीक है, नहीं निकला तो बॉन्ड वापस बिक भी जाता है, तो वो थोड़ा सा मीडियम में आ जाती है बात। ये रिस्क इसका जो है ना मीडियम है। इक्विटी फंड्स जो है ना, ये जो स्टॉक मार्केट है, इक्विटी फंड्स एक समझो स्टॉक मार्केट की तरह ही है। ये हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है। मतलब एक मिसाल के तौर पे स्टॉक है, ये छक्का लग गया तो ये गया, छक्का ना लगा तो ये वापस नीचे भी आया। जैसे आज का स्टॉक मार्केट बहुत ऊपर जा रही है, इस तरह जा रहा है ग्राफ में, बहुत तेजी से पेन को यूं किया तो ऐसे ही जा रही है मार्केट ऊपर, ठीक है? कल को खुदा न खास्ता अगर एकदम से ऐसे गई ना तो ये हाई रिस्क हो जाएगा। अभी तो हाई रिटर्न की तरफ दुनिया चल रही है ना, कल को ये हाई रिस्क भी हो सकता है। अभी हाई रिटर्न इसलिए जा रही है कि मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है। तो याद हमें जो बहुत तेज़ी से जाती है, उस समय तेज़ी नीचे भी आ सकती है।
अनलेस कि कोई मसला ना हो पाकिस्तान के मुल्क में और या इमरान खान तब्दीली-शब्दीली और ये मुल्क की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई तो फिर गिरेगी मार्केट। तो बी रेडी फॉर दैट ओके, तो इक्विटी फंड्स ये होते हैं। फिर आपका आता है इस्लामिक फंड्स। बहुत से लोग इधर ही हैं आजकल शरिया कंप्लायंट में। अब शरिया कंप्लायंट के काफ़ी स्टॉक्स हैं, वो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। ये आपका शरिया कंप्लायंट का स्टॉक है केएमआई ऑल शेयर, ठीक है? इसमें आपका ओजीडीसी, माड़ी, पीपीएल, लक, एफसीसीएल, एमएलसीएफ और ये सारे स्टॉक्स जो है ना, ये शरिया कंप्लायंट। तो इसके अंदर ना वो लोग अच्छा अच्छा खासा पैसा डाल के तो उससे जो रिटर्न्स आते हैं वो फिर इन्वेस्ट करते हैं शरिया कंप्लायंट स्टॉक्स में, ठीक है? और फिर वो अल्फा जीएचपी वो भी आपको मैं दिखा दूंगा, वो आगे एक वेबसाइट है उसमें सारा दिखाऊंगा। और ये आपके पास एक हलाल ऑप्शन आ जाता है कि आपके जो स्टॉक्स हैं वो शरिया में जा रहे हैं। शरिया जो है उलमा कराम की एक जमात है, वो हर क्वार्टर के हिसाब से जो है हर स्टॉक को वेरीफाई करती है, उसका चेक करती है कि क्या हिसाब चल रहा है, सारा चेक करती है। फिर उसके बाद आपका आता है इंडेक्स फंड्स, वो जो आप पीएसएक्स और ये केएसई 100 वाला चेक करते हैं। इस तरह आप यहाँ पे जब भी जाते हैं ना, तो ये केएसई 100 ये आपका इंडेक्स फंड्स में आ जाता है, ये वाले। अब यहाँ पे सवाल आता होगा इक्विटी फंड और इंडेक्स फंड, यार ये थोड़े से डिफरेंट है। मैं अभी इस वीडियो में डिफरेंस ही समझाने लगा, बट दे आर मोर और लेस लाइक अ सेम। इसमें क्या है कि ये जितने भी आप इंडेक्स वाली कंपनीज में डाल दो पैसा, और इनकी इंक्रीज से आपका जो है अच्छा खासा प्रॉफिट भी बन सकता है, नुकसान भी बन सकता है। इसमें आज एफएफसी डाउन है, कल को ये ग्रीन होगा, यूबीएल अप है, कल को ये डाउन हो जाएगा, तो इस तरह इनका हिसाब चलता रहता है, ठीक है? अब याद रखना है, मैंने इसका तो बता दिया फिक्स मैं इस पे फिर से नहीं आ रहा। इस्लामिक फंड जो है 60% ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि आजकल मुद्राबाज बहुत इन हुए हैं। एमईबीएल, मीजान बैंक बहुत ऊपर गया हुआ है, फैसल बैंक बहुत ऊपर गया हुआ है, आपके सामने इनके आप नोट करेंगे फैसल बैंक और एमईबीएल बहुत ऊपर गए हुए हैं। तो इसमें आपका अच्छा खासा रिटर्न आ जाता है। ये कुछ स्टॉक्स है जो बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं और वो सी ए जी आर उनका बहुत अच्छा बन रहा है। कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, मतलब कि जो स्टॉक आपने आज 100 का उठाया है, वो कल को 250 का अगर हो जाता है, कल तो नहीं, 1 साल लग जाएगा उसको होते होते भी, तो आपकी जो ग्रोथ है 10 लाख की वो 25 लाख हो गया। मतलब 10 लाख इज नाउ 25 लाख। तो आप कहते हो कि कौन सा ऐसा स्टॉक है भाई साहब? मेरे सामने यूबीएल जो था, इट वॉज अराउंड 260 अभी, विद इन 2 मंथ्स बिफोर, मतलब 26 लाख। और ये नाउ दिस स्टॉक इज यूबीएल का जो स्टॉक है वो 37 लाख 50,000 तक गया है। तो मतलब 26 लाख से 37 करो तो ये 11 लाख का प्रॉफिट 2 मंथ्स के अंदर अंदर हुआ है। मैंने लोगों को कराया नहीं, मेरी ये शॉर्ट भी आई हुई थी, उसमें मैंने ओपनली कहा था कि यूबीएल बाय कर लेना। तो वो रिटर्न था। एक यूबीएल इक्विटी फंड का बता रहा हूँ, ये वाला इधर गया, ये वाला इंडेक्स फंड का बता रहा हूँ, ये भी, ये दोनों थोड़े से इंटरलिंक है। तो ये खाली एक यूबीएल मिसाल दे रहा हूँ। तो अगर आप इस्लामिक शरिया के हिसाब से चलते हैं कि नहीं मुझे इस्लामिक में रहना है, तो आप मीज़ान में भी ऐसे ही हुआ है कि मीज़ान एक टाइम पे 175 का था, आज मीज़ान साहब जो हैं वो 360 के पास पहुंचे हैं। सो 17 लाख जो है आपका 36 लाख हो गया। सो इट्स लाइक 18 लाख का आपके अंदर बहुत बड़ा गैप आया विद इन 2 ईयर्स। 18 लाख आपने 2 सालों में कमा लिए। अब इसको अगर आप एड अप करो, आप 175 के आपने 2000 स्टॉक तक 34 लाख जो है आपका 720, इट्स लाइक 40,000 का गैप आ रहा है। और मोर लाइक 30 लाख का 36 लाख का आपके पास एक अच्छा खासा पैसा बन रहा है, खाली अगर आप 2000 स्टॉक मीज़ान के उठा लेते 175 के रेट पे। आज की तारीख में अगर आप 360 या बेचते तो कितना बड़ा रिटर्न था आपका। तो ये म्यूचुअल फंड्स इनके अंदर खेल रहे होते हैं और आपके पैसे आपको मंथली रिटर्न देते रहते हैं। वो बेचते हैं, पैसे आपके पास, वो प्रॉफिट डिविडेंड वो आपके पास दोनों आ जाते हैं। तो वो रोटेट करते रहते हैं आपके पैसे को और मुख्तलिफ स्टॉक्स में इनके डालते रहते हैं पैसे, ठीक है? फिर आपने एक सवाल अपने आप से पूछना है कि आप पैसे क्यों डाल रहे हो? तो यहाँ पे मैंने वही कहा, रोटेट करते रहते हैं पहले, तो वो डाइवर्सिफिकेशन है कि आपने खाली बैंक्स में नहीं रहना होता। म्यूचुअल्स क्या करते हैं, वो आपके खाली पैसे बैंक्स में नहीं रखेंगे, वो ऑयल सेक्टर में भी डालेंगे, वो टेक्सटाइल में भी डालेंगे, वो आपका पैसा आईटी में भी डालेंगे, वो आपका पैसा जो है मुख्तलिफ जगहों में डालेंगे। वो आपका रिस्क को रिड्यूस करेंगे। कल को मतलब बैंक्स डाउन हो गए तो ऑयल सेक्टर उठ जाएगा। ये मतलब अक्सर इन्वर्स चल रहे होते हैं, या कभी कभी सेम भी चल रहे हैं। जैसे आजकल सेम चले तो 145 तक मार्केट चली गई है। और आईटी में भी डाल देंगे थोड़ा सा, मतलब वो हर जगह उनका पैसा रोटेशन में रहता है। फिर अक्लमंद जो होता है ना म्यूचुअल, जो एएमसी होता है, वो क्या करता है, खुद नहीं स्टॉक उठाता, वो खुद ही प्रोफेशनल मैनेजमेंट। उसमें ये फायदा ही होता है कि म्यूचुअल जो है ना वो खुद पैसे में आपका इन्वेस्ट करता है। वो आपको नहीं कहता कि आप इन्वेस्ट करो, वो खुद ही स्टॉक चूज कर लेता है और पैसे डाल देता है। आपको नहीं सरदर्दी करनी, आपको मेरी तरह रोज इस वैगन व्हील को नहीं समझना कि क्या चल रहा है मार्केट में, किधर जा रही है मार्केट, कौन सा स्टॉक उठाऊं, क्या करूं। ये रोज की सरदर्दी है, पता है? इतना आसान नहीं। आज एचबीएल उठ गया, कल यूबीएल उठ जाएगा, परसों ईफट उठ जाएगा, ओ एपीओल गिर गया, फलाना गिर गया, ओए मैंने माड़ी में 10,000 डाला हुआ था, मेरा गिर गया। ये सब जल्दी से आप बच जाओगे, वो म्यूचुअल का काम है, ये इस बंदे का काम, प्रोफेशनल मैनेजमेंट वो खुद ही हैंडल करेगी। फिर आप कभी लिक्विडेट नहीं हो गए। इस तरह प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्रॉपर्टी बिक नहीं रही थी, फंस गई, प्रॉपर्टी नहीं बिक रही,
तो ये बिक जाते हैं। मतलब इन्होंने अपने पास इतना रखा होता है कि आपका पैसा जो है ना ईज़िली सेल हो जाता है, तो आपका पैसा आपको रिटर्न हो जाता है। ठीक है? ये लिक्विडेट नहीं होंगे कभी भी आप। तो ईज़ी लिक्विडिटी है, मतलब कि मतलब ईज़ी टू सेल है। आप प्रॉपर्टी वाला सिस्टम नहीं है कि मैंने ज़मीन लगाई हुई थी, बिक नहीं रही, बायर आ नहीं रहा मार्केट में, या बायर आएगा भी तो वो अभी बयाना दिया जी पूरी पेमेंट नहीं आई। आप किसी टाइम पे एग्ज़िट करेंगे तो ईज़िली आप एग्ज़िट कर सकते हैं, ठीक है? फिर आपका एक और सवाल आता है, वो ये है कि क्या मैं 5,000 से स्टार्ट कर सकता हूँ? हाँ भाई, तू 5,000 से स्टार्ट कर सकता है। और इसमें एक मिसाल में नहीं आ रही, लेकिन शायद आगे नज़र आएगी। वो अगर आप मंथ के हिसाब से 5,000 डालेंगे ना, तो विदिन 10 ईयर वो आपको 11 लाख बन जाता है। मतलब एक कैलकुलेशन ऐसी है कि वो म्यूचुअल्स में इतने मज़े का सिस्टम होता है कि वो आपके पैसे इतने ग्रो हो जाते हैं कि वो 11 लाख के बराबर चली जाती है। तो अगर मेरे पास कोई अच्छा वीडियो एडिटर होता तो वो यहाँ से मेरी वीडियो स्टार्ट करता। अगर आप पर मंथ 5,000 डालते, तो विदिन 10 ईयर्स आप 11 लाख में डाले थे, और 5,000 की बात हो रही है। इससे ज़्यादा पैसे होते तो पता नहीं कितने बन जाते पैसे। अच्छा, अब यहाँ पे एक सवाल आता है, मैंने जो पीछे यहाँ पे एक बात की थी फिक्स रिटर्न की, बैंक वाले जो आपसे पैसा लेके जमा करा लेते हैं। बैंक जो आपसे 8 से 10% का रिटर्न देता है, लेकिन बैंक का मसला ये होता है, उसको जो तंग करता है वो इन्फ्लेशन तंग करता है। तो आज आपका जो 8 से 12% है उसको हाफ कर देता है ये। तो ये बैंक वाले रिटर्न्स नॉट गुड, ओके। फिर इक्विटी फंड्स की हिस्ट्री है कि वो 15% से बेहतर ही जा रहे हैं, अब वो 20% तक जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये इन्फ्लेशन को बीट करे, क्योंकि इन्फ्लेशन भी इंक्रीज कर रही है, स्टॉक मार्केट भी आजकल इंक्रीज कर रही है, स्टॉक और इक्विटी तकरीबन सेम है। तो ये आपके इंक्रीज कर रहे हैं, तो इन्फ्लेशन भी इंक्रीज करे, तो इन दोनों की रेस लगी हुई है। तो लाइक अगर आपको इन्फ्लेशन तंग करी तो स्टॉक मार्केट आपको हेल्प कर सकती है, आपका पैसा बचा सकती है, ठीक है। हाँ, बैंक में आपके पैसे पड़े तो वो जाया हो रहे हैं। आपका मतलब इन्फ्लेशन बढ़ती जा रही है, तो बैंक का पैसे की वैल्यू डिवैल्यू हो रही है, वो डाउन हो रही है। मैं बाहरों पैसे का नोट ही लेना चाह रहा, क्योंकि फिर कल वो नैब पकड़ लेके पैसा कहाँ से आया, ठीक है। तो ये सीन है। अब दुनिया का सबसे प्यारा टेबल मैंने बनाया, ठीक है। शायद ऐसे बेहतर भी बन सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा, लेकिन यहाँ से आपने अब समझना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से वीडियो का मैं कहता हूँ स्टार्ट यहाँ से होगा। मैंने ना टॉप 5 लो रिस्क फंड्स निकाले हैं, ठीक है। मतलब आप कम से कम और लोएस्ट रिस्क पे चलें और आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं। और मैंने ये लिमिट रखी है, अगर मैं 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करूँ, तो मैं 5 सालों में कितना बना सकता हूँ, ठीक है। वो सबका मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। किसी में 2 लाख बन रहा है, किसी में 1,72,000 बन रहा है। लेकिन जो लोएस्ट रिस्क है वो है मीज़ान कैश फंड। वो है भी इस्लामिक, ठीक है, और 12.3% रिटर्न देता है, ठीक है। ये बाकी में रिटर्न अच्छे हैं, लेकिन रिस्क लेवल ज़्यादा है। ये जो हार्ड है ना, ये उसका लेवल मुझे समझ यार वो कुछ मिल नहीं रहा था, तो मैंने हार्ट्स लगा दिए, ठीक है। मतलब इमोजी लगा दी हार्ट का, ठीक है। ये मुझे इसलिए अच्छा लगा था कि आप 1 लाख डालें और विदिन 5 ईयर आपका जो पैसा बनेगा 1,79,000 बनेगा। एक तो ये हलाल है, ऊपर से ये डेली विथड्रॉल भी मैं आपको निकलते रहेंगे। इसका जो यहाँ पे वैसे बेनिफिट होना चाहिए था, वो आपको डेली मिलता रहेगा, ठीक है। दूसरा जो नंबर पे आता है वो है एचबीएल मनी मार्केट। ये नॉर्मल बैंक की तरह कन्वेंशनल बैंक है। 13.1% मार्शल रिटर्न है। 1,84,000 तक आपका मिल जाएगा। इसमें इंस्टेंट रिडेम्पशन है, ठीक है। मतलब आपके पैसे रिटर्न हो जाएंगे, रिडीम कर सकते हैं आप इंस्टेंट, फॉरन आप निकलवा सकते हैं। बैंक की ऐप नहीं होती, एचबीएल की जो ऐप है उसके थ्रू। फिर आपका आता है नेशनल बैंक गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ठीक है। ये इनकम फंड है कि आप गवर्नमेंट की जो सिक्योरिटी है जी इनकम फंड में आप डाल दें, उसमें आपको 14.2% मिल सकता है। लेकिन इसका मसला ये थोड़ा सा रिस्क है इसमें। तो इसको फायदा सिर्फ ये है कि गवर्नमेंट को सपोर्ट है, वो है गवर्नमेंट बॉन्ड बैक, ठीक है। गवर्नमेंट इसको सपोर्ट करता है, ये इसको एक एज है। लेकिन रिस्क भी है ना, कोई पता नहीं गवर्नमेंट की कोई पॉलिसी चेंज हो रही है, तो इसको रिस्क है थोड़ा बहुत। फिर आपका आता है अल्फला जीएचपी इस्लामिक फंड्स। इसकी एक पूरी वेबसाइट है, मैं आपको दिखा दूंगा ये कहाँ से सारे मैंने निकाले। मैं तुम वेबसाइट पे ले जाना नहीं जा रहा, अगर मैं ले जाऊँ तो आपको नींद आ जाएगी, बड़ी क्रिटिकल वेबसाइट है। थोड़ी देर बाद आपको लेके जाता हूँ उधर। इस्लामिक जीएचपी इस्लामिक जो इंस्टीट्यूशनल फंड है वो क्या करता है, वो आपको 15% रिटर्न देता है। लेकिन वही बात है कि इसमें भी 2% रिस्क है। मतलब ये 2 दाने मैंने बनाए हैं कि रिस्क है थोड़ा बहुत, रिटर्न बहुत सकते हैं। 2 लाख तक रुपए मंथली डिविडेंड जो आते रहेंगे वो आपको मिलते रहेंगे। जैसा मैंने एक वीडियो में मैंने दिखाया था, एक कंपनी है जिसका नाम है सियान है। ये क्या करती है कि लोगों का डिविडेंड, मुख्तलिफ कंपनी से डिविडेंड लेके आपको डिविडेंड देती है। तो ये जो लिखा हुआ भी है इसमें इन्वेस्टमेंट बैंक्स, इन्वेस्टमेंट कंस्टिट्यूशन और सिक्योरिटी कॉस्ट, ये मोस्ट प्रॉब्ली एक म्यूचुअल की तरह ही है। तो वो म्यूचुअल इधर काम कर रहा है, ये क्या करता है मंथली डिविडेंड्स इकट्ठे करके जमा करा देंगे। जिस कंपनी का डिविडेंड होता है इसने सबके पैसे जमा किए होते हैं इस्लामिक शरिया वाले स्टॉक्स के, और वो डिविडेंड आपको बेचता रहता है। अब यहाँ पे रिस्क इसलिए ज्यादा है क्योंकि कभी कभार क्या होता है कंपनीज डिविडेंड कम दे देती हैं, तो ये उम्मीद ज्यादा लगा बैठते हैं। तो डिविडेंड कम होता है तो उस हिसाब से डिविडेंड इसको नहीं मिलता। मतलब कि रिस्क है, आपकी पेमेंट थोड़ी सी कम आएगी, उस हिसाब से इसका रिस्क थोड़ा ज्यादा है। फिर आता है यूबीआर प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड।
अच्छा, इसमें सीन ये होता है यूबीएल प्रिंसिपल प्रोटेक्टेड में कि आप एक कैपिटल सेव कर देते हो जी, मेरी ये पक्की अमाउंट लगती है, ठीक है, ये मतलब उसकी टाइप लिखी हुई है, और उसमें आपको 1,72,000 मिल जाता है, इसमें नो लॉस। उन्होंने कहा जी हम आपका प्रॉफिट देकर ही छोड़ेंगे, आप लॉस नहीं होने देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आप कंफर्म हो जाता है, वो अपनी गारंटी के तौर पर आपके पक्के जो है ना आपको इसका रिटर्न इतना बना के दे देते हैं, ठीक है। ये थोड़ा ऊपर नीचे भी हो सकता है ताकि हलाल रहे हराम ना रहे, इसमें भी लोएस्ट रिस्क है यार, एक किस्म लोएस्ट रिस्क है। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें ना मीज़ान को यूबीएल के साथ, तो मीज़ान इज द विनर हियर, 179 बंदा है तो हलाल है क्योंकि शरिया में आता है, और डेली विड्रॉल आप रोज के हिसाब से निकाल भी सकते हैं। आपने 1 लाख डाला हो आज के साल में या अगस्त में, आज तारीख क्या है जी, आज है 6 अगस्त, जो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, ठीक है। मैं सेम 6 अगस्त, अभी 2025 चल रहा है, तो सेम 2030 में ना मेरा जो 1 लाख होगा वो 179 और 00, मेरा जो 5 साल बाद ये जो 1 लाख है वो 1,79,000 तक बन जाएगा। इसमें क्योंकि रिस्क भी मेरा बहुत कम है, तो आई एम श्योर इसके करीब करीब अमाउंट मेरी बनेगी। इसको मैंने कैलकुलेट कैसे किया, तो वो मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ है कि 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस एनुअल रिटर्न इनटू पावर ऑफ 5, ठीक है। ये एनुअल रिटर्न है मेरा, इसको मैंने प्लस किया 1 के साथ, मतलब कि 12.3% को प्लस किया मैंने 1 के साथ, और उसको मैंने रेज़ टू पावर 5 किया, उसको मल्टीप्लाई टाइम्स 5 किया, और मैंने जो 1 लाख था वो इन्वेस्ट उसके साथ ऐड किया, तो टोटल जो मेरी बनती है 1,79,000 अमाउंट बनती है। ये मैंने इसका बनाया, मैं बाकियों का भी लिख सकता था लेकिन फिर वो ज़्यादा हो जाएगा था। तो यूँ मेरे ये मेरा सबसे परफेक्ट प्लान है मीज़ान कैश फंड आज के हिसाब से। ये अगर अगस्त 2025 के हिसाब देखें तो ये मेरे लिए बेस्ट है। इसको मैं टिक करता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ ये कहाँ से सारा कुछ ढूँढा है मैंने। वो एक वेबसाइट है मुफ़ाप, इसको याद कर लें कहीं पे, ठीक है। ये थोड़ी मुश्किल वेबसाइट है, इसमें ना मुख्तलिफ किस्म के हैं, और आप मतलब गुम जाएँगे इसके अंदर जाके। अब समझना आपने, ये पढ़ने में लिखे हुए हैं, ये उनकी रेटिंग लिखी हुई है। अब ये रेटिंग से अलग टेबल भी मैं आपको दिखा दूँगा वो क्या है। ट्रिपल ए भी होता है, डबल ए भी होता है, ए भी होता है, बी भी होता है। मतलब ये रैंकिंग है किस कौन कितना बेहतर है, ठीक है। फिर इनकी वैलिडिटी डेट्स लिखी हुई हैं, कब से कब तक ये चल सकते हैं। अभी वैलिड है, आप इसमें अभी भी डाल सकते हैं, 6 तक है। ये आप अपडेट होते रहते हैं, फिर 7 तक आएगी, फिर 8 की आएगी, वो डिफरेंट वैलिडिटी डेट्स चल रही होती है इनकी। फिर ये लिखा हुआ है इसके बाद नैब लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है नेट एसेट वैल्यू, ठीक है। आपकी क्या उस एसेट की वैल्यू है, इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं कि आप, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला भी लिखा हुआ दिखा देता हूँ। टोटल एसेट्स, यहाँ लिखा हुआ है हाउ टू रीड फंड रिपोर्ट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज, जो आपका पैसा है माइनस आपके खर्चे, डिवाइडेड बाय आपके जो बकाया पैसे टोटल जो बचे होते हैं आउटस्टैंडिंग यूनिट्स, उसमें से आप एक उसकी वैल्यू की एसेट निकाल लेते हैं कि आपकी जो चीज़ है उसकी क्या इस वक्त वैल्यू है। ये जो मेरी चॉकलेट इसकी अब क्या वैल्यू है, मैं कितनी खाई कितनी बच गई, और डिवाइडेड बाय जो मेरी बकाया चॉकलेटें रह गई हैं, ठीक है। उस हिसाब से आप एनएबी कर सकते हैं। फिर से समझा देता हूँ, टोटल एसेट कितनी मैं चॉकलेटें खाई, कितनी बच गई, डिवाइडेड बाय टोटल मतलब कितनी रहेगी, मतलब कितनी खाई कितनी मैंने थोड़ी सी छोड़ दी, डिवाइडेड बाय टोटल बकाया कितनी है। तो वो मेरा एक वैल्यू निकाल दे कि एक चॉकलेट की क्या वैल्यू, मतलब एक इस पूरे म्यूचुअल की क्या वैल्यू है, एसेट की क्या वैल्यू है, नेट एसेट वैल्यू, ये वो है चीज, ठीक है। तो यहाँ पे वो सबकी लिखी हुई है, इन सबकी डिफरेंट वैल्यू है, किसी की 100 है, किसी की 500 तक चली जाती है, वो हर किसी की डिफरेंट लिखी हुई है। आपने खाली इससे नहीं जज करना, आपने फिर वो वाई टी डी देखना है कि 1 साल के हिसाब से क्या दे रहा है, मंथ के हिसाब से देखना है, दिन के हिसाब से देखना, 15 दिन के हिसाब से, 30, 90, 180, 270, पूरे साल के साथ, 2 साल, 3 साल, सबका निकालना आपने, ठीक है। तो मैंने ये टेबल की रिसर्च की और सारा चेक किया, तो सबसे जो अच्छा था वो मैंने निकाल दिया, और अगस्त के हिसाब से जो सबसे अच्छा अगस्त जा रहा है, तो वो मैंने ये बनाया टेबल। तो इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लें यहाँ से, माउस हटा दो, मेरी शक्ल कोने में राइट पे आएगी नीचे पे, तो उसको इग्नोर करना, ठीक है। फिर एक और है एमसीबी फंड। अच्छा, इधर ना आपने इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, आप एक एमसीबी फंड के अंदर भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे आप साइन अप हो सकते हैं, और यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि आपने ये लिखा हुआ है इन्वेस्ट रिडीम कन्वर्ट आई पे, आपके पैसे चलते रहते हैं। अब ये मुख्तलिफ लोगों को, ये सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को बुला के कहते हैं कि आप प्लीज हमारे प्रमोट करें, हिसाब करें, यहाँ पे आप इनके लॉग इन हो सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। अच्छा, आप मेरे पास कोई अकाउंट नहीं है, तो मैं आपके सामने यहाँ पे अकाउंट बना सकता हूँ। अब आपके सामने मैं अकाउंट बना रहा हूँ, पहले कहेगा जी भाई तू इंसान है कि नहीं, हाँ मैं इंसान हूँ भाई, ये जो बंदा बोल रहा है वो इंसान ही है, ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे ना मैंने एमसीबी का एक खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपके सामने डिजिटल अकाउंट खोलने लगा, उसने कहा जी आपकी एलिजिबिलिटी लिखी हुई है कि 18 साल से आपने बड़े होना है। मैं एज नहीं बताऊंगा अपनी, मेरी मतलब 30 के करीब करीब एज है, ठीक है। रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट, मैं रेजिडेंट में आता हूँ, ठीक है। सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। स्टूडेंट, हाउस वाइफ, रिटायर, सेल्फ एम्प्लॉयड, फ्रीलांसर भी कर सकता है, स्टूडेंट भी कर सकता है, हाउस वाइफ भी कर सकती है, रिटायर्ड अंकल भी कर सकते हैं। आईडी कार्ड,
हाँ है। बैंक आईपीएन देना, मतलब उन्होंने कहा कि क्या क्या चीज़ें रेडी रखो, नादरा का आईडी कार्ड रेडी रखो और बैंक, कोई सा भी अपना बैंक अकाउंट रेडी रखो। एलिजिबिलिटी पहले बता दी कि 18 साल उससे बड़ा होना चाहिए बच्चा, पाकिस्तानी नॉन पाकिस्तानी दोनों कर सकते हैं। सैलरीड बंदा जो नौकरी कर रहा है, सेल्फ एम्प्लॉयड जो फ्रीलांसर है वो, स्टूडेंट, हाउसवाइफ, रिटायर्ड बंदा, ठीक है। मतलब कोई बेचारी औरत है वो चाहती कुछ सेविंग करे। पुराने जमाने में तो औरतें ना वो ऐसे ही गुट्ठी बना के ना पैसों को जमा करती थी। आजकल की औरतें अब जरा डिजिटल जमाने में आ गए। नादरा का आईडी कार्ड ठीक है, हमारा आईडी कार्ड बना हुआ है। बैंक आईबीएन नंबर ठीक है। लाइफ टाइम लिमिट भी उन्होंने कह दी जी, ये 10 लाख तक आपकी, अप टू 10 लाख आप इन्वेस्टमेंट लिमिट रखी हुई है। और एनुअल लिमिट जो है आपकी 8 लाख तक जा रही है। और ट्रांजैक्शनल लिमिट मतलब ये वो मेरे ख्याल से ये कितना पैसा आप डाल सकते हैं, और ट्रांजैक्शन आप 4 लाख की आई थिंक निकाल सकते हैं। और फिर उसने एक और चीज़ लिखी है, अब कॉर्पोरेट वेरी स्पेशल पर्सन के लिए उन्होंने अलग अकाउंट रखा है, उसमें डिजिटल डॉक्यूमेंट चाहिए और अनलिमिटेड अकाउंट लिमिट, जितना मर्जी पैसे डालो। अब इधर कह रहे हैं जी 5 मिनट लगेंगे, तो चलो जी मैं शुरू करता हूँ। यहाँ पे मेरा वो नंबर, मोबाइल नंबर, नेटवर्क ऑपरेटर मेरे पास जोंग है। लैंग्वेज मैं कहूँगा मैं इंग्लिश में करूँगा, मैं रोबोट नहीं हूँ। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर लिखूंगा, एंड आई एम नॉट रोबोट, ठीक है। यहाँ पे मैं बाइक ढूंढूंगा, अब इससे पहले बस भेज दी है। यार बस ये बड़ा लंबा काम है। इस तरह आप अपना यहाँ पे मोबाइल नंबर वगैरह दें और ईमेल एड्रेस दे दें, ये मैं दे देता हूँ उसको अपना ये वाला, किसी ने अगर बस लिंक करना हो यहाँ से लिंक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं अपना मोबाइल नंबर दे देता हूँ। अच्छा एक याद रखना, जब आप यहाँ पे 0 लिखेंगे ना और फिर आप 3 1 लिखेंगे तो मेरा रॉन्ग नंबर है, तो ये गायब कर देगा। इस तरह मतलब अपना अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। यार मैं सोच रहा हूँ खोलूँ या ना खोलूँ, चलो मैं खोलता हूँ। हम भी सीख रहे हैं कैसे होता है। ये है बस भाई, ये लो। प्लीज़ मुझे वेरीफाई कर दे अल्लाह के बंदे। वेरीफाई हो चुका हूँ और ये लिख देता हूँ मैं 03155225591 में मेरा नंबर बहुत मिलेगा। फिर से यार वेरीफाई कर। काली गाड़ी ढूंढनी है जी, नहीं खाली गाड़ी ढूंढनी है। एक ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, ये गाड़ी है। इधर बाइक है, फिर गाड़ी में आ रही नहीं आ रही, चलो भाई लॉग इन करेंगे। अब एक ईमेल आ जाएगी मुझे, इनवैलिड मोबाइल नंबर। अच्छा अब ना ये एक ईमेल में भेजेगा ओटीपी और एक मेरे नंबर पे ओटीपी भेजेगा, ठीक है। मोस्ट प्रॉब्लम मुझे नंबर पे नहीं रिसीव होने लगा क्योंकि मैं जिस लोकेशन पे वहाँ पे मुझे नहीं नंबर मिलने लगा। ईमेल वाला जो होगा मैं यहाँ पे इनपुट कर दूंगा। ये आ गया। अच्छा जी, इसने कहा जी कि आपका जो पिन नंबर है वो 6715 है, ठीक है। कहाँ पे हैं हम लोग, इधर हैं, ठीक है। मोबाइल पे नहीं मिलने लगा भाई मुझे। तो यार यहाँ से आइडिया ले लो कि ये खुल सकता है अकाउंट, ठीक है। मैंने आपके सामने भी खोलने की कोशिश की है, तो ये नंबर मेरा और ये सारा कुछ खुल सकता है। आपको मुझे यहाँ पे गंदे गंदे मैसेज ना करना या फिर नंबर ना आउट कर देना, ठीक है। तो एक रफ आइडिया ले लो, पॉसिबिलिटी है चीज़ की। यार इसको चाहिए था कि मुझे यहाँ पे मेरा मोबाइल भी दे देता। तो आपने इस तरह इसको अकाउंट खोलना है, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको क्लोज करता हूँ जस्ट फॉर योर हेल्प। मैं ये कह रहा था कि खोल सकता हूँ अकाउंट, मुश्किल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आपने उसको फिर रजिस्टर करना है, फिर वो उसके हिसाब से एक मोबाइल ऐप के थ्रू आपके चल जाएगा सिस्टम, ठीक है। एक ये मैंने ये मिज़ान कैशवर्ड वाला करने की कोशिश की थी, तो आप इस तरह अपना अकाउंट खोल सकते हैं। और मैंने अभी आपके सामने खोलने की कोशिश की है। सिर्फ मेरा मसला ये है कि जिस लोकेशन पे हूँ मैं, वहाँ पे मेरे मोबाइल के सिग्नल नहीं आ रहे, तो मुझे ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा मोबाइल का, ठीक है। आगे चलते हैं। आपने वेरीफाई कैसे करना है कि जी एक म्यूचुअल फंड अच्छा है कि बुरा है, ठीक है। उसमें आपने देखना होता है इसकी 3 इयर्स की, हमेशा याद रखना बैक हिस्ट्री लाजमी चेक करनी होती है। तो 3 इयर्स का बैकग्राउंड चेक करना है और विद इन 1 ईयर उसका हाई लो चेक करना है, कितना हाई गया कितना लो गया। वही एक स्टॉक मार्केट की तरह ही है कि क्या वो ऊपर जा रहा था या वो नीचे आ रहा था, वो उसके हिसाब से आपने जज करना है, ठीक है। फिर आपने एक एक्सपेंस रेशियो जो उसका खर्चा है वो लेस देन 1.5% होना चाहिए। अब ये सारी चीज़ें जो है ना आप एआई को देंगे तो वो आपको बेस्ट ढूंढ के दे देगा, ठीक है। ये आपको खुद इतनी रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, एआई आजकल का जमाना है, एआई से चलना है। अब एक सवाल आता है ये AAA/AA+ क्या है, तो इसके लिए मैंने ना एक टेबल बनाया हुआ है समझाने के लिए। AAA जो होता है हाईएस्ट सेफ्टी है, आपके जो है पैसे बचे रहेंगे, आपको रिस्क सबसे कम बढ़ेगा। इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, पीआईबीज, कोई मसला नहीं। डबल ये है कि वेरी हाई सेफ्टी लेकिन थोड़ा सा रिस्क है इसमें, 2 स्टार रिस्क है। और वो गेम ये होती है कि आपके जो स्टॉक्स, अच्छे स्टॉक्स में पैसे डले होते हैं। एफएफसी एक मतलब ब्लू चिप है, वो कभी स्क्रैच भी हुई मार्केट तो उसको इतना फर्क नहीं पड़ेगा। एंग्रो एक टाइप अच्छी कंपनी होती है, यहाँ पे आजकल जो मैं देखूंगा कंपनी जो अच्छी है इस वक्त और जो बड़ी स्ट्रांगली खड़ी है अपने पैरों पे, वो यूबीएल कह सकते हैं। यूबीएल नहीं तो एमईबीएल कह लें, शरिया रहना चाहते हैं अगर आप। एफएफसी शरिया नहीं, वो फ्यूचर इंशाल्लाह हो जाएगी। फिर आता है रेटिंग नंबर, क्रेडिट रेटिंग्स बता रहा हूँ जो हमने यहाँ पे भी देखी है उसकी बात कर रहा हूँ कि फिर आपकी आती है सिंगल ए, ठीक है। वो मॉडरेट सेफ्टी मतलब 50-50 है, तो यहाँ पे वो लिखा हुआ। और ये मिड टीयर कंपनीज है, इसमें आप कह सकते हैं मिड टीयर कंपनीज में मैं कह सकता हूँ आईपीवीज में कह सकता हूँ आईपीवीज। इसमें मैं आईपीवीज नहीं, जो दरमियानी कंपनीज है लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत काम चला रही है, जिसमें कह सकते हैं कि एस सी ई पीबीएल,
ये आपका है स्टैंडर्ड चार्टर्ड, ठीक है? ये थोड़ा फँसा हुआ है। फिर आपका एक है इंटरलोक, ये डेब्ट में फँसी हुई कंपनी लेकिन फिर भी काम चला रही है आपका। फिर आपका आता है लो सेफ्टी बीबीबी, यहाँ पे आपकी कंपनी जो आती है, ये अभी स्टॉक्स की मिसाल ही खाली दे रहा हूँ, ठीक है? सबसे जो बड़ी है वो है आपका हेस्कॉल, कर्ज़ों में डूबी हुई है। उसपे आपको नज़र आ जाएगा स्टॉक मार्केट, अगर आप जाएँगे तो हेस्कॉल लिखेंगे तो आपको हेस्कॉल सबसे फारिग तरीन कंपनी नज़र आएगी, ठीक है? फिर आपका जो घटिया तरीन है वो है बिलो बीबीबी, जंक। तो वैसे हेस्कॉल को इधर होना चाहिए था। इधर मैं इसको बोल्ड करता हूँ, ये हेस्कॉल इधर है। इससे मैं कहता हूँ कि एक कंपनी है जो डेट पे है लेकिन अभी भी काम चला रही है, वो है पीआईए सीएलए, ठीक है? पीआईए की कंपनी है जो लोन में डूबी हुई है लेकिन डेट में डूबी हुई है, लेकिन अभी भी काम चला रही है बिकॉज़ गवर्नमेंट की सपोर्ट है। तो ये एक रिस्की स्टॉक में आप पैसे डालते हैं, तो आपने वो रेटिंग चेक करनी जो किस पे खेल रहे हैं, ट्रिपल बी में खेल रहे हैं, बिलो बी में खेल रहे हैं, ए में। आपने इधर या इधर रहना है, इन 2 में, ट्रिपल ए या ए। वो रेटिंग आपको कहाँ से नज़र आएगी? वो आपको इधर से नज़र आएगी, ये। ये जो नैब है ना, इसके अंदर ये सारी उसकी रेटिंग्स नज़र आती है विद एफ, तो ये सारा उसके हिसाब से ये बनाई हुई है। फिर आपका जो आता है, आपने ये भी चेक करना है कि अवॉइड फंड्स विद लेस देन 3 इयर्स ऑफ हिस्ट्री और इरेटिक पेआउट्स। मतलब कुछ होते हैं कि कुछ ऐसी कंपनीज है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुई और उनका इतना अच्छा पेआउट का सिस्टम नहीं है, तो इरेटिक इसलिए लिखा हुआ है मैंने। तो आपने वो उसका ख्याल रखना है कि अगर 3 साल से चल भी नहीं लेकिन पैसे अच्छे नहीं दे रहे, तो उसका बड़ा ख्याल रखना है, अवॉइड करना है उस चीज़ पे पैसे डालने का, ठीक है? मतलब इसलिए काटा लिखा हुआ है। आपने उसका पेआउट हिस्ट्री लाज़मी चेक करनी है। ये पता लगे ऐसे स्टॉक में डाल दिया है जो डिविडेंड ही नहीं दे रही, तो आपको पेआउट ही नहीं मिल रहा, तो आपका ग्राफ डाउन जा रहा है। तो आपने लाज़मी ख्याल रखना है, वेरीफाई करना है। ये 4 चेकलिस्ट हैं, इनका ख्याल रख के आपने वेरीफाई करना है, ठीक है? फिर आपका आता है कहाँ पे हम इन्वेस्ट करें? जो बंदा बिल्कुल बिगिनर है वो तो 1000 पर मंथ डाल दे मोबाइल की ऐप्स के थ्रू, ठीक है? वो बिस्मिल्लाह कर सकते हैं। कुछ होते हैं एचएनआईज़, वो क्या करते हैं कि एएमसी के ऑफिस जाते हैं। अब एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एएमसी का मतलब है एसेट मैनेजमेंट कंपनी, ठीक है? उनके ऑफिस जाओ और वो आपको मुख्तलिफ प्लान दे देंगे, 5 ईयर प्लान, 10 ईयर प्लान, 15 ईयर प्लान। आप अपने हिसाब से प्लान सेलेक्ट करते हो और वो आपको बता देते हैं कि आपको 10% रिटर्न होगा, 20% रिटर्न होगा। वो उसके हिसाब से आपका बड़ा मज़े का काम करते हैं। आप गूगल पे भी लिखो ना पाकिस्तान एएमसी कंपनी या ऑफिसेज़, वो आपको अच्छे खासे लिस्ट करके दे सकता है। वो मोस्ट प्रोबेबली ब्रोकर्स के पास भी होते हैं। उनको आप कहते हैं जी नहीं, ये 5 लाख जो है मैंने सेव किए, इसको मैं डालो म्यूचुअल्स में। वो फिर आपका एक प्लान बना के देते हैं, तो आपका जो 5 लाख होता है वो 7 लाख बना देते हैं विदिन 1 एंड हाफ ईयर, 2 ईयर्स तक। ये तो वैसे मैंने बहुत ही घटिया मिसाल दी है। ये 5 लाख जो है आपका, ये 10 लाख तक भी ले जा सकते हैं अगर कोई बहुत मेरी तरह का तेज़ बंदा हो। खेलना होता है भाई पैसे में, ठीक है? मैं सोच रहा हूँ कि इन फ्यूचर ना एएमसी वाली अपनी कोई कंपनी को होता है, क्योंकि मेरी यार प्रेडिक्शन बड़ी फिट निकल रही है माशाल्लाह। तो मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में जब रिटायर होऊँगा 40 साल की उम्र में, तो मैं ये वाला काम करूँगा म्यूचुअल्स वाला, ठीक है? और फिर आपने बैंक्स को भी देखना है कि यूबीएल और एचबीएल किस बैंक, अच्छा हर बैंक के अंदर ना एक ऐप का ऑप्शन आता है। यार मैं कोशिश करता हूँ, चलो यार आज कोशिश करते हैं एक चीज़ की। अच्छा मैं एचबीएल के ऐप में जाता हूँ ना, इसके अंदर भी काफ़ी ना इनका सेटिंग होता है इस बैंक का। तो ये आ गया एसेट मैनेजमेंट, ठीक है? ये लो भाई सारे आ गए हैं। अब मैं अपने टेबल के हिसाब से चलता हूँ। यहाँ लिखता हूँ अल-फलाह जीएचपी इस्लामिक इनकम फंड, ठीक है? यहाँ पे वो आईडी माँग रहा है, वही बात है, मुझे अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर वो आईडी लगा के ना फिर ये मेरा पता लग जाएगा। अब मुझे आईडी अपनी नहीं पता, तो यार ये खोलते हैं। अच्छा भाई हमने ना गूगल पे ये लिखा है अल-फलाह जीएचपी इस्लामिक इनकम फंड, ठीक है? तो ये जो पहला लिंक आया ना, एक तो मैं इसको खोल लेता हूँ, क्योंकि सरमाया से हमने रेटिंग चेक करनी है उसकी क्या चल रही है। ये जी डबल आई एफ, ठीक है? माशाल्लाह अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, ठीक है? और रिटर्न भी अच्छे दे रहा है। 1 मंथ के हिसाब से 11% और 1 ईयर के हिसाब से 12.88%, ठीक है? मैंने यहाँ पे इसका लिखा हुआ है 15%, तो 5 साल के हिसाब से देखो तो 12 के करीब आ जाता है और ओवरऑल इसका 12.8% रिटर्न आ रहा है, ठीक है? तो हम लोगों ने अब करना क्या है, इधर गए, गूगल पे सर्च किया, तो पहला वाला जो है ना उसको खोलेंगे। तो ये खुलेगी अब वेबसाइट एक। अच्छा इसमें ना इसने 2 अकाउंट्स दिए हैं कि एक होता है सरमायाकारी अकाउंट, मतलब कितना सरमाया लगा सकते हैं, एक होता है सहूलत अकाउंट। अब मजे का मुझे लगता है सहूलत अकाउंट होगा, लेकिन फिर भी सुन लेते हैं। ओपन अ फुल फ्लेज इन्वेस्टमेंट अकाउंट डिजिटली विद एक्सेस टू ऑल फंड एंड नो लिमिट, नो इन्वेस्टमेंट अमाउंट एट एनी पॉइंट, ठीक है? आपने कभी भी कुछ नहीं देना, बस इसमें आपको डॉक्यूमेंट रिक्वायर होंगे टू अपलोड ड्यूरिंग द प्रोसेस। मतलब इसमें कोई आपकी लिमिट नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको जब भी जितना इन्वेस्ट करें करना है। और एक होता है जी बेसिक्स अकाउंट, जिसमें आपकी ट्रांजेक्शन की लिमिट जो सेट कर दी कि 4 लाख तक आप मैक्सिमम निकाल सकते हैं और मैक्सिमम एनुअल इन्वेस्टमेंट जो है आपकी लिमिट है वो 8 लाख है, और जो आपकी जमा हो जाती है वो 10 लाख के बराबर इकट्ठी हो जाती है। कम्युलेटिव इन्वेस्टमेंट लिमिट एट एनी पॉइंट इन टाइम, कल को मुझे चाहिए हो पैसे 10 लाख के करीब हो तो मैं इकट्ठा निकाल सकता हूँ 1 साल के हिसाब से, ठीक है? तो मैं कहता हूँ
यार इधर चल पहला अलग, क्योंकि हम मैं सरमाकार लो। अब यहाँ पे उसने ना मुख्तलिफ तरीके बता दिए कि जी CNSE लगाए, मैं बस CNSE डालूंगा, इधर इशू डेट लिखूंगा, डेट ऑफ बर्थ, फोन नंबर, और मुझे किसी ने रेफर किया तो मैं यहाँ पर अपना नंबर लिख देता हूँ, मोहम्मद फरसान, जुलाई का महीना है, 2016 है, और 18वीं तारीख है। ठीक है, ये उसने वेरीफाई कर लेना है यहाँ से। कोई रेफरल कोड नहीं मेरे पास, सब कुछ ठीक लिखा है मैंने। लेट्स बिगिन दिस जर्नी। इनवैलिड नंबर, कहाँ से इनवैलिड नंबर आ रहा है भाई? अच्छा फिर से करेंगे, क्यों भाई? 0315555591, सॉरी यार, बहुत ही कोई मासूम लोग हैं। ये मेरा नंबर है भाई, अब हो जाएगा। अब इनवैलिड नंबर नहीं बोलेगा। अच्छा, अब मसला ये है, प्लीज वेरीफाई द OTP सेंड टू योर मोबाइल नंबर एंड ईमेल। अब मेरा ईमेल एड्रेस पे मुझे आना चाहिए एक OTP, आ गया, घड़ी पे भी आ गया। चलिए ये मेरा OTP है, तो आई थिंक ये हो जाएगा इस दफा, क्योंकि लास्ट टाइम मेरा मोबाइल नहीं एक्सेस हो रहा था, तो उसके इशू है। प्लीज खोल दे भाई। कस्टमर अकाउंट हैज बीन क्रिएटेड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। चलो भाई, एक मिनट नहीं गए, अल्हम्दुलिल्लाह। गाना चलता है उसके बाद। अच्छा जी, कह रहे जी कि आप ना अपना CNSE को स्कैन करें और पिक्चर भेजें। अच्छा, इसमें ना आपने अपनी आईडी सेटअप करनी है, ठीक है? अब मैं इस वीडियो में अकाउंट बनाने की जब वीडियो बनाऊंगा ना, तो इसमें मैं यहाँ से सारा प्रोसेस बताऊंगा कि कैसे आईडी में आनी है, कैसे क्या स्कैन करके लगाना है। अगर मैं इस पर करना शुरू हो गया ना, तो भाई साहब अपलोड डॉक्यूमेंट्स में क्या है भाई, ये बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। फिलहाल अभी 5 बजने लगे, मैं वीडियो शुरू की थी तो 3 बजे थे, तो रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से 2 घंटे की हो चुकी है, तो एडिटिंग करते करते ना मैं बुढ़ा हो जाऊंगा। लेकिन मैं आपके सामने ही करता हूँ, बैक स्कैन कॉपी दोनों लगाता हूँ, देखते हो ये इसको एक्सेप्ट करता है, क्योंकि बैक की भी है इसके अंदर। ये थोड़ा सा तंग करेगा यहाँ पे, आई थिंक सो। लेट्स सी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओ भाई चला गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। लगा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ से अभी कह रहा है जी, बाबा का नाम लिखो, मदर का नाम लिखो, आईडी कार्ड लगा दिया है, ये मेरा आईडी कार्ड है, एक्सपायरी डेट लिखो, और ये पूरा प्रोसेस है। उसके बाद भी लिखो जी कि परमानेंट रेजिडेंट, हाँ जी हम परमानेंट रेजिडेंट, कंट्री नहीं, हम गरीब हैं, हमारे पास एक पाकिस्तानी नेशनलिटी। भाई मैं पाकिस्तानी हूँ, तो ये अल्बानिया किधर से आ गया? पाकिस्तान लिखो भाई। मैं खाली टैक्स रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान हूँ, USA का नहीं हूँ। इधर अपना एड्रेस लिखना है, और कहाँ से हो, किस स्टेट से हो, ईमेल एड्रेस, फ़ोन नंबर, फाइलर हूँ मैं, NDN नंबर लिखना है, और एक्सपायरी डेट लिखनी है। हिंदू नहीं हूँ, खुदा के बंदे में इस्लाम, मुसलमान हूँ। तो भैया इस आप अपनी प्रोफाइल सेट कर सकते हैं, ठीक है? मैं अभी नहीं कह रहा, क्योंकि ये बहुत बड़ी वीडियो चली जाएगी। रावलपिंडी में पैदा हुआ था, यस। अच्छा, यहाँ पे ऑप्शन देता है ज़कात चेक करना है, हाँ यार कर दे भाई। तो जेंडर क्या है भाई? मैं मेल हूँ, और फीमेल नहीं, मेल हूँ। और क्या स्पेशल कुछ चीज़ रहेगी? कंट्री रेज़िडेंट, ठीक है। कॉन्टैक्ट डिटेल्स। अच्छा यहाँ पे ना, अब ये मेरा ही सब कुछ पूछ रहा है, तो यार ये कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन है जो मैं यहाँ नहीं लगाना चाह रहा, क्योंकि मेरी वीडियो फिर थोड़ी-सी हर चीज़ नहीं बतानी होती ना वीडियो में। तो यूँ आप अपना एक प्रोसेस है, उससे आप अपना खोल सकते हैं, ठीक है? तो एक रफ़ आइडिया ले सकते हैं आप। मुश्किल नहीं है, आसान है। मतलब मैं यहाँ से एक स्टेप से दूसरे स्टेप तक चला गया हूँ। ये आईडी कार्ड था, इसका बस पिक्चर ली, स्कैन किया और लगा दिया, ठीक है? तो इधर से मैं यहाँ पे इसको पॉज़ करता हूँ, इधर से मैं आगे जाता हूँ। तो इसमें आपने इस तरह देखना होता है, अकाउंट खोलना होता है, और फिर आपका सिस्टम चल पड़ता है। कहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो मैंने आपको दिखाया था कि सरमाया में ना, आप सरमाया में चेक कर सकते हैं। सरमाया का मैं दिखा देता हूँ आपको। जब आप सरमाया की वेबसाइट पे डायरेक्ट जाते हैं ना, ये जो टॉप पे ना, एक तो KCR होता है, हर इंडेक्स का अलग से भरना होता है। KC 100 में ये है, अल शेयर में ये है, KC 30 का ये चल रहा है, ये शरिया के ये चल रहे हैं। फिर थोड़ा राइट पे जाना तो ये म्यूचुअल फंड परफॉर्मर्स आ रहे थे, ठीक है? इसमें टॉप पे जो चल होता है, अभी मैंने वैसे चेक किया तो कोई और था, अभी ये पता नहीं चेंज हो गया अचानक। आज की लेटेस्ट जो ABL इस्लामिक पेंशन फंड ने जी टॉप मारा है, 225 तक ले गए काम को। और ये लैक्सन मनी मार्केट फंड ने भी अच्छा खासा गेन मारा है, 6.39, और 103 तक आज हमने पॉइंट्स मारे हैं। तो इनकी आपस में भी मुकाबले चल रहे होते हैं। और टॉप लूजर्स फंड्स में JS मनी मार्केट फंड नेगेटिव में गया है। अच्छा, इनका इस्लामिक मनी मार्केट फंड थोड़ा सा नेगेटिव में गया है। तो मतलब ये AMCs नाकाम हुई हैं इधर। JS वाले जितने भी नाकाम हुए हैं, और अल हबीब, अल अमीन, इस्लामिक, अल्फला वाले, ये जो मैंने इस्लामिक पेंशन फंड वाला एग्रेसिव इनकम इनकम प्लान है, वो ये सारे अच्छे गए हैं। तो आपने यहाँ से ना ट्रैक करना होता है कौन से बेहतर जा रहे हैं। अगर मैं एक खोलूँ इनमें से, ये देखो, एक टाइम अच्छा गया है, फिर नेगेटिव गया है, फिर अच्छा गया है, तो ये इस तरह अप डाउन का चलता रहता है। लेकिन लाक्सन का मैंने खोला हुआ है यहाँ पे, ये बड़ा प्यारा ग्रो कर रहा है। सो दिस इज रियली गुड, इसका ग्रोथ अच्छा है। इधर थोड़ा सा ड्रॉप आया, नाकाम हुआ तो कुछ पॉइंट पे, लेकिन फिर ये ग्रो कर गया। तो इस तरह आप यहाँ से ट्रैक कर सकते हैं कौन कितने पानी में है यहाँ पे, ठीक है? एक क्यों हो गया। इसके बाद आपने ट्रैक करना होता है इसमें परफॉर्मेंस। बैंक्स में मैंने आपको HBL की ऐप खोल के दिखा दी है। यूबिल की ऐप मेरे पास नहीं है, तो यूबिल का मैं नहीं कह सकता। बिगनर्स के लिए 1000 पर मंथ वाया ऐप, वो मैंने ऐप के थ्रू आपको दिखा दिया है।
नहीं तो आप एएमसी ऑफिस जा सकते हैं, वो जो मैंने एक वीडियो में बताया था कि ब्रोकर के ऑफिस जाएँ और वहाँ से आप एएमसी का कर सकते हैं। और भी बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान में, खाली ब्रोकर ही नहीं और भी बहुत ज़्यादा है। फिर आपका आता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो है सिप। इसमें आपने क्या करना होता है, एक कैलकुलेटर होता है कि अगर आप 5,000 पर मंथ डालें 10 साल के लिए तो आप 11 लाख बना सकते हैं। ये सोच के कि आप 12% रिटर्न आपको मिल रहा है हर हिसाब से, पूरे साल के हिसाब से, तो यहाँ से आप 11 लाख पे बना सकते हैं। थोड़ी सी मेरी वॉइस डाउन होगी क्योंकि मैं थोड़ा थक गया बोल-बोल के, तो क्योंकि ये मेरे ख्याल तीसरा घंटा मेरी रिकॉर्डिंग चल रही है। तो 5,000 पर मंथ डालें तो आप 12% अगर रिटर्न के साथ चलें तो आप 11 लाख रुपए इन 10 ईयर्स बना सकते हैं। ये खाली 5,000 बता रहा हूँ, इसको अगर आप 50,000 करें पर मंथ तो बहुत ज़्यादा है। इतनी तो सैलरी होती है कि आम बंदे की। तो ये 11 की जगह 1 करोड़ हो सकती है बात, ठीक है? क्योंकि ज़ीरो ज़्यादा हो गया तो इधर भी ज़ीरो ज़्यादा हो जाएगा। तो वो 1 करोड़ के 10 सालों में 1 करोड़ बन सकते हैं बड़ी ईज़िली। लेकिन 50,000 सैलरी नहीं है ना हम लोगों की, मसला ये है। तो आप एक लमसम अमाउंट की जगह आप एक पर मंथ के हिसाब से कुछ पैसे देते रहें। लमसम में ये होता है कि वॉलेटाइल रिटर्न है। कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। जिस तरह मैंने अभी यहाँ पे ग्राफ दिखाया आपको इनका, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, कभी मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा, तो ऊपर-नीचे लगा रहता है इनका। रेगुलर फंड्स में क्या होता है कि आपके पैसे ऐड होते रहते हैं, आप अपने नुकसान को एवरेज करते रहते हैं, एवरेज आउट, एवरेज आउट, एवरेज आउट। मतलब कि अगर एक स्टॉक है, अब मैं आपको स्टॉक मार्केट समझाता हूँ इस बात को, क्योंकि ये चीज़ मज़े की आई है। एक स्टॉक है, माड़ी दुनिया का थका-तनी स्टॉक हो चुका है, तो एक टाइम पे फेवरेट होता था सब पब्लिक का। अब मैंने ये स्टॉक 650 का लिया हुआ है, ठीक है? मुझे चाहिए था मैं यहाँ पे सेल करता, मैंने नहीं किया, मैं बैठा रहा, बैठा रहा, बैठा रहा। अब मैं मुझे चाहिए, अब मुझे क्या चाहिए, अगर मैंने नहीं सेल किया, तो मैं इसको लो पे फिर से बाय करूँ। जब ये 500 के पास है, मैं इसको बाय करके अपने नुकसान को एवरेज करता जाऊँ, ठीक है? कल को फिर ये जो मेरी 650 की जो मेरी अमाउंट है, दैट वुड बी मोर और लेस इक्वल टू 600, क्योंकि वो मैंने लो पे बाय कर लिया, तो वो जो मेरा नुकसान है, वो नुकसान का गैप कम हो गया। फिर मुझे ये 600 के पास एवरेज नज़र आएगी। फिर नेक्स्ट टाइम अगर ये 700 कर गया तो मैं बेच दूँगा, तो मैं 1 लाख के प्रॉफिट में आ जाऊँगा। तो मैं इसलिए कहता हूँ कि 5-5 हज़ार करके आप डालते रहेंगे ना, ये फिर से एक और लाइन लगा दूँ, उससे ये होता है कि आपका एक नुकसान एवरेज आउट हो जाता है। तो ये एक सिप मैजिक है, ठीक है? सिप आपको दिखा दूँ, सिप कैलकुलेटर इधर है, यहाँ पे आता है, ये इसी के अंदर आता है। ये जो सरमाया की वेबसाइट है, आप सरमाया में जाते हैं, ऐसे करके क्लिक करते हैं और आप इधर जाएँ, तो ये एक आता है इधर ऑप्शन, ये फिर से तो ये मैंने केएसई 100 पे खाली किया हूँ अभी, ठीक है? आराम से नीचे जाऊँगा थोड़ा-सा, ये सिप कैलकुलेटर आ गया। तो इसमें फिर वो आपका हिसाब से बताता है कितने आपने इन्वेस्ट किए और मार्केट की वैल्यू कितनी इंक्रीज़ हो रही है। अब आपका ये इन्वेस्टमेंट है, 5,000 पर मंथ जा रहा है और ये ग्रीन वाला जो होगा आपकी मार्केट की वैल्यू है, ठीक है? वो आपके 5,000 ये चल रहे हैं पर मंथ, छोटे से ग्रीन वाले, ये ब्लू वाले, और ये मार्केट देखो किस तरह ऊपर-नीचे जा रही है। तो यहाँ से आप सिप कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है? और इधर से ये बड़ा मज़े का कैलकुलेटर है, इसमें आप फिर वो स्टॉक डालते हैं। इसकी मैं किसी ने डिटेल वीडियो बनाऊँगा, मैं अभी इधर नहीं समझाने जा रहा सिप में कैसे सारा चेक करते हैं। वो कैलकुलेट करके ना आपका बता देता है कि कितना बन रहा है, हो गया, ये नीचे गया मार्केट के हिसाब से। आप पर मंथ के हिसाब से डाले जाएँ, हर मंथ 1,000 डालें जी, ठीक है? और अब मार्केट के हिसाब से देखें, वो मार्केट ने इंक्रीज़ करी, आपका जो वैल्यू ऑफ इंडेक्स है वो इंक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है? क्योंकि आज मार्केट बड़ी ऊपर खड़ी हुई है, तो आपके जो हज़ार-हज़ार रुपए हैं वो देखो कहाँ तक पहुँच गए। इसका वो फ़ॉर्मूला है प्रॉपर, वो मैं कभी दिखाऊँगा आपको, ठीक है? उसके अंदर मैं सिप की एक अलग सी वीडियो बनाऊँगा इंशाल्लाह फ्यूचर में। मैं अभी इस वीडियो में नहीं बना रहा, बहुत बड़ी वीडियो ऑलरेडी हो गई है, ठीक है? फिर आता है आपका, वो देखो स्मूथ ग्रोथ का, वो इसलिए वो एक स्मूथ ग्रोथ बन रहा है। ये जो है ना, वो एक स्मूथ ग्रोथ ही बन रही है। नेगेटिव ज़्यादा नहीं हुआ, पॉज़िटिव ज़्यादा हुआ है, तो स्मूथ ग्रोथ बन रही है, ठीक है। फिर आपका आता है रिस्क एंड वार्निंग। अच्छा, इसमें आपने ख़्याल रखना होता है, सबसे ज़्यादा ख़्याल रखना होता है कि कुछ लोग होते हैं, आपको कहते हैं कि आप मुझे पैसे दें, मैं आपको अच्छा खासा रिटर्न दूँगा, वो एक स्कैम होता है। मेरे दोस्त ने भी मेरे साथ स्कैम किया है, वो अब अल्लाह को प्यार हो चुका है, उसने अच्छा खासा स्कैम करके उसने कहा कि तुम मुझे 10 लाख रुपए दो, मैं तुम्हें 30 लाख करके दूँगा, ठीक है। और उसने मतलब 3 साल का माँगा था, ठीक है। वो फिर 3 महीने में अल्लाह को प्यारा हो गया। तो आपने इस तरह के स्कैम से बचना है। मैं तो स्कैम में चला गया था, ये 3-4 साल पहले की बात है, ठीक है? आपने इस तरह के स्कैम से बचना है। वैसे मुझे बताना नहीं चाहिए था वीडियो में, लेकिन मैं फिर बता दिया। चलो, अल्लाह को प्यारा हो गया तो अल्लाह उसके दर्जात बुलंद करे, अल्लाह उसको मुश्किलात आसान करे। तो आपने इस तरह के स्कैम से बचना है। ये जो आपको कहता है ना मैं आपको बहुत अच्छा रिटर्न्स दूँगा, आपने वो स्कैम है, ठीक है? उससे हमेशा बचना है। कैसे पता लगेगा? यार ये स्कैम वाली वीडियो तो है नहीं, लेकिन स्कैम से हमेशा जो ज़्यादा रिटर्न दिखाएगा वो आपको स्कैम लगेगा। 12 से 15% मैक्सिमम रिटर्न होना चाहिए। अगर वो 25% 20 दे रहा है ना, फिर वो स्कैम की तरफ लेके जा रहा है बात। कोई ऐसी दुनिया में चीज़ नहीं है जो आपको 20 से 30% फ़ौरन रिटर्न दे। फॉरेक्स में आपको दिखा रहे होते हैं ख्वाब, और 1-2 और जगह है वहाँ पे वो बड़े अच्छे ख्वाब दिखाते हैं। बाइनरी ट्रेडिंग हो गई है वो, लेकिन वो एक सूद और उसमें क्या नाम है, सट्टा चल रहा होता है। तो वो एक लिहाज़ से सूद पे आ जाती है। और फॉरेक्स में भी कहते हैं जी आप 10 लाख रुपए दें, आपको पर डे के हिसाब से करना है। भई इतना तुक्का किसी का नहीं चलता, ठीक है? तो बी रेडी फॉर दोज़ स्कैम, आपने बड़ा ख़्याल रखना है, बीवेयर ऑफ दोज़ स्कैम्स एक्चुअली। फिर आपने कुछ फंड अवॉइड करना है जो आपके खर्चों से ज़्यादा, मतलब 2% ऑफ द एक्सपेंस रेशियो, उसके हिसाब से आपने उसका ख़्याल रखना है।
बी वेयर मतलब आपने बड़ा ख्याल रखना है, अवॉइड फंड्स विद ग्रेटर देन 2% ऑफ द एक्सपेंस रेशियो, उसका आपने बड़ा ख्याल रखना होता है। फिर आपने ये देखना होता है मार्केट वोलेटिलिटी। अब क्या होता है कि प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट करती है, कभी आपका जो है नीचे नेगेटिव में जा रहा होगा, म्यूचुअल फंड में जब ऐप में देखोगे ना तो वो नेगेटिव जा रहा होगा, आपने उसका बड़ा ख्याल रखना, आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि प्राइस बहुत अप एंड डाउन चल रही होती है। आजकल तो प्राइस बहुत अप ही चल रही है, लेकिन ऐसे पॉइंट भी थे कि जब प्राइस अप एंड डाउन चल रही थी स्टॉक मार्केट में, तो आपने मार्केट वॉलेटिलिटी से परेशान नहीं होना। फिर आपने ये भी कहना, जब आप इसका वो जो मैंने अभी खोला था यहाँ पे, इधर गया क्या, मैंने बंद कर दिया शायद, ये वाला, इसमें आपने ये ख्याल रखना था, इधर कुछ कंडीशंस आती हैं, जब मैं एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा इनकी कि अकाउंट कैसे खोलना है, उसमें ये होता है कि लिक्विडिटी लॉक का ख्याल रखना। आपने ये नहीं कहना कि भाई जान मेरा पक्का पक्का लॉक करने पैसा, नहीं, आपने कहना है कि किसी टाइम निकलवा देता हूँ। लेकिन कभी कभी ये होता है जब आपके पैसे लॉक हो जाते हैं और जब आप जल्दी पैसे निकलवाते हैं तो आपको एक पेनल्टी पड़ जाती है अर्ली विदड्रॉल्स की, उसका आपने बहुत ख्याल रखना होता है। तो उसका आपने ये देखना होता है कि सम फंड्स पेनलाइज अर्ली विदड्रॉल। आप जब यार ऐसी है कि मैं एक बिजनेस शुरू किया, ठीक है, मुझे फौरन अगले महीने बंदा कि मुझे मेरा प्रॉफिट दे, ओ भाई सब्र तो कर जा, अभी पानी के अंदर कश्ती उतरी है खाली, तो उसको थोड़ा तैरने तो दे, फौरन नहीं पैसे मांगना है। अगर फौरन मांगोगे ना तो आपको एक पेनल्टी पड़ जाती है, और ये भी म्यूचुअल मार देते हैं, तो आपने उसका बड़ा ख्याल रखना है। एक लिक्विडिटी लॉस है, एक मार्केट वॉलेटिलिटी। आपको पता है कि स्टॉक मार्केट जो है यूं जा रही है, खाली यूं नहीं जा रही। हाँ, आजकल थोड़ी सी यूं जा रही है, लेकिन ये इससे ऐसे भी जाएगी बाद में। तो बी रेडी फॉर बोथ, इसका और इसका बड़ा ख्याल रखना है आपने। फिर आपने एसईसीपी, ये गवर्नमेंट की है, इसके हिसाब से हमने वेबसाइट पे जाकर उसकी रजिस्ट्रेशन लाजमी चेक कर लेनी है कि क्या वो जो कंपनी है एएमसी, वो या मुफाप की जो है म्यूचुअल फंड की जो कॉर्पोरेशन है, क्या वो रजिस्टर है एससीसीपी से कि नहीं, वो लाजमी चेक करना है आपने। ठीक है, ये आपने रिस्क एंड वार्निंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ख्याल रखना है इन चीज़ों का। और हम लोग जो कॉमन मिस्टेक्स करते हैं वो मैंने इधर लिखी हुई है कि एक ख्याल रखें कि मार्केट ना हमेशा अप एंड डाउन चलती रहती है, तो उसका आपने ख्याल रखना, परेशानी होना। एक गलती हो जाती है हम सारों से, वो ये होता है कि कभी कभार ना म्यूचुअल्स की गलती हो जाती है, म्यूचुअल ना बैड डिसीजन ले लेते हैं, और वो ली थी उन्होंने जब 8th में आई थी, जब जंग शुरू हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, तब उन्होंने काफ़ी गलत स्टॉक्स बेच दिए थे, उनको नहीं बेचने चाहिए थे, उनको लगा पाकिस्तान तबाह हो जाएगा, तो उन्होंने स्टॉक्स लो प्राइस पे बेच दिए पैनिक करके। तो आपने उस पैनिक से अवॉइड करना उनका, तो उससे लॉसेस हो जाते हैं। तो इसलिए मैं थोड़ा म्यूचुअल के खिलाफ हूँ कि वो यार वो कभी गलत डिसीजन लेते हैं और आपका पैसा फंसा देते हैं। आपका जो 1 लाख होगा वो कल को 80,000 या 70,000 रह जाएगा, या आपका 1 करोड़ रुपए जो है 70 लाख रह जाएगा। तो आपने उसका भी देखना होता है कि मैनेजर का भी रिस्क होता है, मतलब म्यूचुअल हमेशा प्रॉफिट नहीं देगा, नुकसान भी देगा। फिर लिक्विडिटी का रिस्क होता है, कभी कभार क्या होता है आपके पैसे पक्के फंस जाते हैं, आप कहते हैं ना 5 लाख मैं 5 साल तक नहीं टच करूंगा, लेकिन कल को आपके घर में फौरन जरूरत पड़ती है तो आपके पैसे लॉक हुए होते हैं, तो यू कैन नॉट टेक दैट मनी आउट अनलेस कि आपने कुछ कंडीशन देनी होती है कि प्लीज मुझे चाहिए पैसे, और कुछ पैसे कट के फिर आपको मिलते हैं, वो बड़ा रौला बढ़ जाता है इसका। तो ये रिस्क आपने बड़ा ख्याल रखना है, और अवॉइड करनी मिस्टेक्स के, हमेशा पास परफॉर्मेंस पे नहीं रहना, आगे फ्यूचर का भी देखना। कभी बार क्या होता है कि मैनेजर चेंज होता है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस फ्यूचर में दे सकता है, तो लाजमी नहीं कि जो पिछला साल है वो फ्यूचर के बिल्कुल बराबर हो, नहीं, डिफरेंट भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नॉट इक्वल टू फ्यूचर विनर। कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, हम लोग आंखें बंद करके हर जगह टिक मार देते हैं। यहाँ पे जो वेबसाइट है ना, अब इसमें मेरा सेशन ही बंद कर दिया है, लेकिन कभी कभार हम लोग क्या करते हैं, ये जो फीसेस आ जाती है ना कि इतनी कितनी फीस कटेगी, हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग आंखें बंद करके टिक कर देते हैं। हमने बड़ी गौर से फीसेस देखनी होती है, कौन कौन सी फीस कट रही है, एक्सपेंसेस कट रहे हैं, वो सारा चेक करना होता है, क्योंकि जिस तरह स्टॉक मार्केट में कैपिटल गेन जो है फाइनल पे 15% है, ठीक है, म्यूचुअल की जो फीस है वो आई थिंक 25% है। तो वो आपने 25% का भी ख्याल रखना है, जब आपको जो प्रॉफिट मिलेगा उसमें 25% कटौती होती है, तो वो 25% का ख्याल रखना, आपने इग्नोर नहीं करना, आपको याद होना चाहिए कितनी फीस कटेगी। तो इसलिए थोड़ी बड़ी रकम का प्रॉफिट मिलता फिर अचानक निकाला तो आपको 25% महंगा नहीं पड़ेगा। और आपने ये भी ख्याल रखना, पैनिक सेलिंग नहीं करनी, 3 4 से 5 साल का सब्र करना है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ, अगर हम जमीन में 5 साल सब्र कर सकते हैं तो स्टॉक्स में क्यों नहीं कर सकते, म्यूचुअल्स में क्यों नहीं कर सकते। तो ये सब चीज़ों का बड़ा ख्याल रखना होता है आपने। अब ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ भी मैंने, तो बड़ी प्यारी लाइन लिखी है मैंने कि अक्सर ना जब कुछ स्टॉक बहुत ऊपर जा रहा होता है ना, तो हम कहते हैं मैं भी बाय कर लूँ। हाँ, कुछ स्टॉक है जिसमें आप रैली में बैठ सकते हैं, लेकिन कभी बार क्या होता है वो स्टॉक इतनी जल्दी से ऊपर जाता है तो वो इतनी ही जल्दी नीचे भी आ जाता है। तो इसलिए मोस्ट पीपल बाय व्हेन द मार्केट इज हाई एंड सेल व्हेन इट्स लो। और जब नुकसान हो रहा होता है, यार मैं नुकसान में जा रहा हूँ, क्या मैं बेच दूँ नुकसान बुक कर लूँ, नहीं भाई सब्र कर जाओ। कभी कभी सब्र बहुत गंदा भी हो जाता है, ये थोड़ा डिबेटेबल लाइन लिखी है मैंने, लेकिन फिर भी आपने बड़ा ख्याल रखना होता है कब बाय करना है और कब सेल करना है। जैसे अभी रिसेंटली एचबीएल जो है 260 पे चला गया, बहुत हैवी कैप मार गया। अब मुझे बड़े लोग हैं सर एचपीएल में इन्वेस्ट करें, नहीं भाई अब नहीं करना, दिखा दो एचबीएल का स्टॉक। अब ये स्टॉक जो है ना एचबीएल का 259 के पास बहुत हैवी बायर आया, ठीक है, लेकिन मोस्ट प्रॉब्ली कल क्या होगा, मार्केट जब खुलेगी तो ये जो है
रेड मारेगा इधर। इसके अनाउंसमेंट हुई, इसने 4.5 बार डिविडेंड दिए, यहाँ पे 45% निकाला, लेकिन अब इसने एक्स हो जाना है और इसके बाद ये गिरेगा, ड्रॉप आएगा। तो मैं इसको अगर बाई करूँ तो 240 या 220 के आसपास, 240 तो बहुत ज्यादा बोले, 220 से 15 के आसपास मैं बाई करूंगा। ये इतना 60 वाला स्टॉक है नहीं, मानता हूँ ये बहुत पीक मार गया, लेकिन बी वेरी मच केयरफुल विद दिस स्टॉक, क्योंकि ये जब इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल बनती है ना, उतनी ही बड़ी फिर एक रेड कैंडल भी इसके साथ आ जाती है, और फिर वो बेयर एंगल्फिंग हो जाती है, उस तरह करके है टेक्निकल टर्म्स। लेकिन अभी यहाँ पे टेक्निकल वाला नहीं है, ये म्यूचुअल की वीडियो, ये म्यूचुअल फंड्स की वीडियो है। मैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ कि आपने डिसीजन बड़े गौर से देखने होते हैं। अब ये देखें, जो एएमसीज बार बार बोलो वो ये लिखेंगे एएमसीज, यहाँ पे आप इनको भी रिसर्च कर सकते हैं। और ये सारी जो एएमसीज लिखी हैं, इनके बकायदा ऑफिस लिखे हुए हैं, इनकी टाइमिंग लिखी हुई है, कितने बजे खुलती हैं, और उनके ये भी लिखा हुआ है कि किस किस हिसाब से चल रही है, स्टेबल है, पॉजिटिव है, रैंकिंग्स उन्होंने सेट की हुई है। एजेंसी भी है, पाकरा है, और 2-3 और हैं, एयूएम भी लिखा हुआ है, आरिफ हबीब, एनबीपी, इन सब ये सारे वो म्यूचुअल है, ठीक है, जो खेल रहे हैं मार्केट में। और यार इनकी प्रॉपर रिसर्च है, हम लोग इनके लेवल पे नहीं पहुंच सकते, सही बात है। हम ठीक है जितने मर्जी एक्सपीरियंस बनते स्टॉक मार्केट, लेकिन ये जितना खेलते हैं ना, बहुत फ्यूचर का सोच के खेल रहे होते हैं मार्केट में। फिर आपने ये भी देखा तो शेयर रिस्ट्रिक्शन, अब कुछ स्टॉक के साथ यूपी वाला बहुत जल्दी से तेजी से ऊपर गया, लेकिन बाकी स्टॉक्स नहीं गए थे, तो हर बंदा कहता है यार वो शरिया नहीं तो उसमें मैं इन्वेस्ट नहीं करूंगा। तो वो शरिया रिस्ट्रिक्शन का भी ख्याल रखना है कि जो स्टॉक शरिया होगा उसी में यहाँ पे फिर रहना होता है। फिर आता है इसके बाद हाउ टू इन्वेस्ट, सब वो मैंने अभी दिखाई दिया कि एएमसीज का ख्याल रखना। तो एएमसीज मैंने जब बताइए आपको, ये एएमसीज हैं, तो इनकी भी आपस में रेस लगी होती है कौन क्या है, तो ये एएमसीज कंपनी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। और ये फंड में भी है, पेंशन फंड्स भी है, लिस्ट ऑफ ऑल फंड्स बहुत ज्यादा है यार, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, 4 घंटे की हो जाएगी। मैं एक वीडियो में सब कुछ नहीं कैप्चर कर सकता, जितना मैं बताऊंगा तो उस हिसाब से रहें आप। और फिर है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एनबीपी फंड पोर्टल और अल्मिजान डायरेक्ट, ठीक है, इधर से आप बना लें अकाउंट और वो सारा कुछ होता है। मैंने अभी अल्फला का बनाने की कोशिश की थी और एमसीबी का बनाने की कोशिश की, तो मैं इसका नहीं भी बना रहा। इसमें वैसे बड़ा मजे का है, अपने शादी के पैसे जोड़ सकते हैं, हज के जोड़ सकते हैं, घर के बना सकते हैं, रेगुलर मंथली इनकम, चिल्ड्रन के रिटायरमेंट प्लानिंग, बड़ा मजे का इनका सिस्टम है। तो किसी ने इसकी भी अगर आप कमेंट में कहते हो तो मैं इसकी डिटेल वीडियो दूंगा, कैसे अकाउंट बनाना है सब कुछ। मुझे सिर्फ ओटीपी का इशू आ रहा है और थोड़ा पर्सनल इन्फॉर्मेशन यार लाइव नहीं दिखाना चाह रहा स्क्रीन पर मैं, तो ये 2-3 चीजें। तीसरे नंबर पे आपके पास ब्रोकर्स हैं, आप ब्रोकर से डायरेक्ट अकाउंट खुलवा के भी खेल सकते हैं। उनको कहें जी आप मेरे एएमसी बन जाए, तो वो आपकी कुछ फीस लेते हैं, उसके हिसाब से फिर वो आपका एएमसी बन के आपके पोर्टफोलियो में खेलते हैं और आपके पैसों को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं। मतलब वो उनकी गेम है सारी, क्योंकि कुछ ब्रोकर्स बहुत तेज होते हैं, उनकी पूरी टीम बैठी हुई थी भाई। मैं ये ऑफिस गया हूँ, प्रॉपर टेक्निकल का एक ऑफिस होता है, वो बैठे होते हैं, ग्राफ देख रहे होते हैं, क्या बन रहा है, किधर पैसा आ रहा है, किसका पैसा आ रहा है, वो प्रॉपर पढ़ रहे होते हैं। हम तो तुक्के मारे थे, वो भाई प्रॉपर रीड करते हैं। ऐसा अल्लाह का शुक्र, मैं तुक्के जो कामयाब होते हैं, तुक्के नहीं होते, कुछ स्टडी होती है जो मैं उसके हिसाब से फ्यूचर बता रहा था। स्टेप बाय स्टेप गाइड, अभी हमने इस्लामिक का देखा था अल्फला वाले में, इनकम का देखा था एमसीबी वाले में, इक्विटी का आपको फिर वो ब्रोकर वाला दिख जाएगा। ये दो तो मैंने कर दिए, ये थोड़ा सा रह गया है। ये वो ब्रोकर वाली वेबसाइट पे जाके ब्रोकर से अकाउंट खुलवा के आप चूज द फंड और उसके हिसाब से कर सकते हैं। फिर आप सीडीएस वाया ब्रोकर, वही मैंने बोला ना, क्या ब्रोकर के साथ खोल सकते हैं इन्वेस्टर अकाउंट, जिसकी मेरी पूरी वीडियो पड़ी हुई है कैसे ब्रोकर से अकाउंट खुलाना है। और डॉक्यूमेंट्स में सीएनएसई चाहिए होता है और एक बैंक डिटेल चाहिए होती है, वो जो आईबीएन लिखा हुआ है ना, वो ये बैंक डिटेल्स ही होती है। और फिर मैंने सिप का दिखाया था कि सिप आप कैलकुलेट कर सकते हो, वो ग्राफ दिखा रहा होता है कि कितने पैसे आपके मंथली हैं और कितना आपका वो मार्केट के हिसाब से ग्राफ जा रहा है ऊपर। और आपने चेक करना तो लमसम 5 लाख देंगे या पर मंथ 5,000 डालेंगे, 5K और 5 लाख। तो मैं तो पर मंथ के हिसाब से 5,000 देता रहूँ, लेकिन कोई अमीर लोग होते हैं वो डायरेक्ट 5 लाख दे के बैठ जाते हैं और भूल जाते हैं। और वो ऐप के थ्रू होता है, बैंक ऐप्स में है, जैसा मैंने अभी शायद एचबीएल की ऐप दिखाई थी, उसमें ये सिस्टम है, ठीक है। मैंने ये टॉप 5 फंड्स तो इधर दिखाए हुए हैं, ठीक है, ये टेबल तैयार है, इसका ख्याल रखना है। इसको ना, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। ये अगस्त के हिसाब से ये इस वक्त टॉप पे, ठीक है। तो ये मेरी थोड़ी रिसर्च थी, तो मैंने सारे स्टडी करके निकाले। तो वो टॉप 5 फंड्स मैंने यहाँ पे लिंक किए हुए ना, ये तो वो टेबल है। फिर मैं आपको एक एडवांस टिप दे देता हूँ कि वो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सिप जो ग्राफ दिखाया था, 5,000 पर मंथ डालो और उसके हिसाब से पैसे बनते हैं। टैक्स बेनिफिट हैं कि कुछ में टैक्स क्रेडिट हो जाता है, वापस आपके जो पैसे होते हैं वो रिक्रेडिट हो जाता है आपके पैसों में। और आपका जो है एक ख्याल रखना होता है, मैं हमेशा कहता हूँ ना, पोर्टफोलियो को आपने एडजस्ट करना होता है हर साल के हिसाब से, खाली बैंकों में नहीं इन्वेस्ट करना। ऑयल में आ जाएं, ऑयल से आईटी में आ जाएं, आईटी से टेक्सटाइल में आ जाएं, टेक्सटाइल से सीमेंट में आ जाएं, सीमेंट से फर्टिलाइजर में आ जाएं। ये मोस्ट ऑफली एएमसी करता है, वो आपके मुख्तलिफ जगहों पे इन्वेस्ट करता होता है। तो मोस्टली लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल में खुद कंट्रोल करते हैं पैसे, तो वो मुख्तलिफ जगहों पे अपने पैसे बारी बारी डालते हैं, स्विचिंग करते हैं। इसलिए आप हमेशा पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें, कभी एक पक्का पोर्टफोलियो ना बनाए। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना है। अच्छा, अब आपको मैंने वो जो शुरू में दिखाया था कि कैसे रिपोर्ट को रीड करना है, तो यहाँ पे ना, जब जो बड़ी खतरनाक वेबसाइट है केवल इनकी, इसमें एक तो नैब का बड़ा ख्याल रखना है, ठीक है। नेट एसेट वैल्यू जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग क्यों ना, ठीक है।
फिर आपने एनुअलाइज़ रिटर्न्स, मतलब साल का रिटर्न जो है ना, ये वाईटीडी वाला जो ये, इसका ख़्याल रखना है किसका कितना रिटर्न आ रहा है, जो ज़्यादा होगा वो अच्छा होगा, ठीक है? किसका सबसे अच्छा आ रहा है, और फिर आपने रेटिंग का ख़्याल रखना है, वो रेटिंग का मैंने टेबल ये बनाया हुआ है, ठीक है? डबल ए बहुत अच्छा है, ट्रिपल ए सबसे अच्छा है, सेफ्टी है, सबसे ज़्यादा सेफ्टी है। ए नॉर्मल सेफ्टी है, बीबी लो सेफ्टी, ट्रिपल बी जंक हाई रिस्क। अच्छा, एयूएम का मतलब है एसेट अंडर मैनेजमेंट, ठीक है? आपने ये देखना होगा कि किसके अंडर एसेट आ रहा है। यहाँ पे आपने ना मतलब जिस तरह मैं स्टॉक्स में कहता हूँ ना, आप हमेशा आप ग्रुप देखना होता है किस ग्रुप के अंदर आ रहा है। तो यहाँ पे अब जिस तरह अल्फला का ग्रुप एक खींच रहा है, एक एनबीपी चला रहा है, एक एचबीएल चला रहा है, एक मीज़ान चला रहा है, एक यूबीएल चला रहा है। आपने इसमें से मतलब एक फैसला करना होता है किसका सबसे अच्छा है, तो वो आप उस अपने हिसाब से उसका निकाल लें कि कौन सबसे अच्छा मार्केट में परफॉर्म करे, उसके हिसाब से एसेट अंडर मैनेजमेंट को देखना होता है, कौन किस मैनेजमेंट के अंदर वो एसेट जो है डीलिंग हो रही है एसेट की आपकी, ठीक है? वो आप इस तरह एयूएम का चेक कर सकते हैं। फिर आपका आता है इसके बाद परफॉर्मेंस समरी टेबल, वो इतना बड़ा टेबल जो बना हुआ है ना, ये समरी टेबल ये सबका। इस पूरे सिस्टम को मैंने आसानी के लिए ना, मैंने वो अपना एक टेबल बनाया हुआ है, वो ये टेबल है, इसको आप याद रखेंगे, और ये आप 5 नाम है इनमें से कोई किसी एक में ना आप अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है? मैंने थोड़ी आसानी की हुई है आपके लिए। मैं नहीं चाहता कि आप इधर जाके ना गुम जाएँ, तो ये पता नहीं क्या है। मैंने थोड़ा-सा आसान किया, इसी को ही रिसर्च किया कौन-सा बेहतर है, और वो कैलकुलेशन किया तो सबसे अच्छा जो था मैंने वो टेबल में दिखा दिया इस तरह। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थोड़ी-सी माज़रत भी करता हूँ आप लोगों से, शायद मेरे से अच्छी वीडियो नहीं बन सकी। मैंने बड़ी कोशिश की थी कि किस तरह मैं कैप्चर कर लूँ जितना कर सकता हूँ। मुझे बस गुस्सा इस बात पे आ रहा है कि आई ट्राई टू मेक अकाउंट इसका, लेकिन नहीं बना। फिर मैंने मतलब बैंगल्फला का बनाने की कोशिश की, नहीं बना। मैंने एमसीबी का बनाने की कोशिश की, नहीं बना। बैंगल्फला में आई थिंक ओटीपी का इश्यू आया था, और नहीं, इस पे ओटीपी का इश्यू आया था। बैंगल्फला में एक और इश्यू आया था, वो ये था कि बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन माँग रहा था। मैंने कहा यार ये लंबा काम है, किसी दिन मैं बहुत डिटेल वीडियो बनाऊँगा कि अकाउंट कैसे खोलना है। तो कमेंट में लिख दें अकाउंट बनाना सिखा दें, या लिख दें अकाउंट या हाउ टू मेक अकाउंट, तो मुझे समझ आ जाएगी। फिर मैं इंशाल्लाह फ्यूचर में ना एक अकाउंट बनाना सिखा दूँगा, और मैं फिर आपके सामने पैसे भी इन्वेस्ट करना सिखा दूँगा, पैसे कैसे डालना है। मैं पैसा एक इन्वेस्ट भी कर दूँगा, मतलब मैं आपके सामने 10,000 या 50,000 डाल के रख दूँगा। मैं लमसम पे जाऊँगा, सिप पे नहीं जाऊँगा, मैं लमसम डाल दूँगा बस। और फिर मैं आपको अपने हिसाब से दिखा दूँगा कितना रिटर्न आया है मेरा अब तक। मतलब 50,000 70,000 बना है, तो मैं कहूँगा बहुत ही फिट है, मेरे लिए फिट है 50-70,000। कुछ भी नहीं किया, पैसे बड़े थे, पैसे इंक्रीज़ हो गए। तो चलते हैं फिर अगली वीडियोज़ पे इंशाल्लाह फ्यूचर में। तो यहाँ से मैं वीडियो को एंड करता हूँ। इस टेबल का ख़्याल रखना है आपने, ये बहुत प्यारा टेबल बनाया मैंने, और ये थी म्यूचुअल की वीडियो, बड़ी डिमांड थी एक बंदे की। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियोज़ में। आगे मेरी वीडियोज़ आ रही है, मुद्राबाज़ की आ रही है, और अंडर वैल्यूड स्टॉक्स की आ रही हैं, और स्टॉक मार्केट कहीं रुक नहीं रही, वरना मैं बहुत अच्छी वीडियोज़ बना सकता था। स्टॉक मार्केट कहीं रुके ना, फिर मैं बताऊँगा कि ये स्टॉक इस प्राइस उठाना है, इसमें में सेल करना है। और रोज़ जिस प्राइस में मैं वीडियो बनाता हूँ ना, अगर मैं कहता हूँ जी स्टॉक 150 पे उठाना है आपने, वो अगले दिन 170 का हुआ होता है। तो मेरी वीडियो पे 150 चल रहा होगा, वो फिर 170 का पहुँच जाता है, तो मेरी वीडियो का जो वैल्यू है वो खत्म हो जाती है। इसलिए मैं फिर वो वीडियो नहीं बना पाता। तभी मैं शॉर्ट्स की तरफ स्विच हो गया था, कि फ़ौरन लग जाए वीडियो। लेकिन इन फ्यूचर, अब फ्यूचर में मैं आ चुका हूँ तो मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द। मैंने ज़रा मार्केट कहीं रुके तो सही ना, 145 पे चली गई है। ये कहीं पे स्टेबल होगी ना 146, 145, 45 इधर कहीं फिरती रहेगी, फिर मेरे लिए ईज़ी हो जाएगा। ये बहुत तेज़ी से ऊपर जा रही है ना, ये ज़रा खतरनाक है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो पे। खुश रहें, आबाद रहें। थैंक यू सो मच।